राम राम अर्जुन भाई, क्या हाल है आपके? राम राम, बहुत बढ़िया। क्या हालचाल? बस बढ़िया, जी रहे हैं, काट रहे आनंद आ हैं। रहा है जीवन में? आनंद आ रहा है, बस मेहरबानी है आपकी। तो पहले तो अर्जुन भाई, मैं नहीं, खाली हरियाणा फैन है आपका। लिटरेरी फेस्टिवल में हमने देखा, इससे पहले रोहतक में देखा पिछले साल। और भाई साहब की एक बुक मेरे हाथ में है, नीरज चोपड़ा, फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम। इससे पहले लैंड ऑफ द गॉड्स का भी रिव्यू करा था, और काफी बात मैंने पॉडकास्ट पे उसके बारे में करी है। उसको एज अ रिसोर्स, एज अ सेमिनल वर्क हम यूज करते हैं बहुत जगह। मतलब कुछ भी कोटेशन कहीं से निकालनी है, छोटा रेफरेंस लेना है, तो चलो बुक पकड़ लो, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा उसमें, किसी ना किसी टाइप का। वो लोग निकालते हैं। मेरे को बहुत लोगों ने पूछी भी कहाँ मिलेगी, ये है वो है। तो वो तो हम बहुत, मतलब ओवर डिस्कस हो गया, मतलब मेरे ख्याल से लैंड ऑफ द गॉड्स कब गया है। तो ये थोड़ी कम इसके बारे में बात हुई है। और नीरज भाई साहब ने अभी डायमंड लीग भी जीती, मतलब वॉट एवर देयर वॉज टू विन, लाइक एवरी गोल्डन कप, तो भाई साहब के पास अब आ गया। हम्म। तो अर्जुन भाई, सबसे पहले ये बताओ, ये जो बुक है आपकी नीरज चोपड़ा, ये लैंड ऑफ द गॉड्स के तुरंत बाद आई? हम्म। मतलब ये कोई टाइम फ्रेम है? मेरे ख्याल से 21 में, 21 अगस्त में जीता इन्होंने गोल्ड, 8 अगस्त 21 को। हाँ और 2-3 महीने बाद आपने बुक निकाली है। हाँ हाँ तो हाँ। मनोस्थिति क्या थी? लैंड ऑफ द गॉड साथ में चल रही थी, वो लिख रहे थे, वो भी पब्लिशिंग की स्टेज में थी, फिर एक ही दम नीरज ने गोल्ड जीता और 2-3 महीने बाद बुक आती है। तो इसकी बैक स्टोरी क्या है? नहीं यार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने भी, आपके प्लेटफॉर्म से भी किताब को बहुत सहारा मिला है। बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं और बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे आते हैं एज अ रिसर्चर और अ राइटर। आप हमेशा ही थोड़ा ऐसे वो ताक में रहते हो कि नए नए एंगल्स, नए नए पर्सपेक्टिव्स मिलते रहें, नई नई स्टोरीज मिलती रहें। तो वो सारा इंटेंशन रहता है, जिसको ढूंढते हुए हम पॉडकास्ट भी देखते हैं, लोगों से भी बातचीत करते चलते हैं। हाँ, लगभग नीरज चोपड़ा की इनफैक्ट अगर मैं बुक खोलूँ इसके अंदर पब्लिशिंग डेट जो आएगी, जो हम्म। फर्स्ट इंप्रेशन है वो 2022, और फर्स्ट इंप्रेशन जनवरी 22 के अंदर इट वाज इन द मार्केट। मैंने बुक का जो डिस्कशन था या डिस्क्लोजर था, वो मैंने अनाउंस ऑन माय पब्लिक प्लेटफॉर्म ट्विटर पे मैंने उसके जन्मदिन पर ही किया था, दिसंबर में ही। हम्म। और उस वक्त आइडिया यही था, एक टारगेट सा था कि जन्मदिन आने वाला है, दिसंबर में बर्थडे होता है, तो बर्थडे तक बुक आ जाए। सही। बट इसमें ना रिमार्केबल सी चीज क्या है, जिस वजह से ये थोड़ा बहुत टर्न अराउंड भी इतना क्विकली हो गया, कि नीरज की स्टोरी और हरियाणा के बहुत सारे स्पोर्ट्समैन की जो स्टोरी है ना, बड़ी पर्सनल है सबकी। हम्म। और सबकी बहुत ग्राउंडेड है, बहुत रूटेड है, बहुत रिलेटेबल है। अभी जैसे ये भैयापुर गांव का वो अंकित, अभी अंकित। प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर गया। सी, वो मशहूर क्यों हुआ है, वो पॉपुलर इतना क्यों हुआ है, वो मास के साथ कनेक्ट क्यों किया? हम्म। क्योंकि वो देश का, हमारे राज्य का, कई मायने में उसकी जड़ों को रिफ्लेक्ट करता है। हम्म। कि जैसे हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना जो हाय हेलो इस तरह से होता है, अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है राम राम से, ठीक। हम्म। एंड नाइदर यू नॉर आई, हम दोनों में से किसी को कोई वो कॉम्स नहीं है या कोई एड्स नहीं है इस बारे में कि राम राम क्यों कह रहे हैं। वो इतना डीप सीटेड, डीप रूटेड अंदर एस्टेब्लिश्ड है। हम्म। तो हरियाणा की जो स्पोर्ट्स की कहानी है, वो भी एक ऐसी कहानी है जो हरियाणवियों के रूट्स में इस वक्त एकदम अच्छी खासी ना सेट हो चुकी है। इनफैक्ट लैंड ऑफ द गॉड्स भी लिख रहा था, तो मुझे याद है कि कई लोगों से ऐसे बातचीत होते हुए उन्होंने भी कहा था कि हरियाणा के अंदर है क्या, या तो सिर्फ स्पोर्ट्स है या गुड़गांव है, इस तरह की बातें बोलो, या हम्म। तीसरी कोई और चीज ऐड कर दो। तो स्पोर्ट्स की कहानी तो हरियाणवी के साथ बड़ी सारी बहुत क्लोजली रिलेटेड है। और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की, बॉक्सिंग की ले लो, रेसलिंग की ले लो, अब तो कबड्डी के अंदर आप देखो तो हर जगह स्पोर्ट्स की कहानी बहुत मिलती है। तो स्पोर्ट्स पर, क्योंकि लैंड ऑफ द गॉड्स पे काम चल रहा था, तो स्पोर्ट्स पर अच्छा खासा मेरा एक एफर्ट लगा हुआ था कि स्पोर्ट्स की कहानी भी, क्योंकि लैंड ऑफ द गॉड्स का अगर आप लास्ट चैप्टर देखोगे, दैट इज 21st सेंचुरी कंटेम्प्रेरी हरियाणा। यस। एंड उसके अंदर ना मैंने काफी सारे पार्ट्स और लिख रखे थे। बट ये बात हुई पब्लिशर्स के साथ भी, और जनरली जिन लोगों से भी बात कर रहा था, कि हरियाणा के बारे में हरियाणवियों को पढ़ाना, और हरियाणा के बारे में हरियाणवियों के अलावा लोगों को पढ़ाना, उसके लिए आई हैड टू राइट अ वेरी क्रिस्प सॉलिड रिसर्च बुक। सही। आई इट कैन नॉट बी मंडेन, या इट कैन नॉट बी कॉमन इन्फॉर्मेशन बुक। तो इसी वजह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स किताब के अंदर, लैंड ऑफ द गॉड्स के अंदर आप देखते हो, कोशिश ये की है कि नई नई बातें, और जो बातें यूजुअली लोगों को पता हो ना, उनको एक्सपोज किया जाए। तो स्पोर्ट्स की कहानी के
मैंने काफी सारे पेजेस लिखे हुए थे, बट क्योंकि लैंड ऑफ द गॉड्स को छोटा साइज का रखना था, लैंड ऑफ द गॉड्स को मेरे को रैप अप करना था कि मैं लाख शब्द के अंदर अंदर उसे रैप अप करूं। तो पहला ड्राफ्ट था, पहला ड्राफ्ट 1 सेंटेंस पे पहुंचा था लैंड ऑफ द गॉड्स का, फिर मैं 1.25 लाख पर लेकर आया था, फिर 1.5 पर लेकर आया, फिर अल्टीमेटली कटाई छटाई करके हम यहाँ पहुंचे थे। तो मेरे को बहुत सारा पोर्शन तो काटना पड़ा था, जिस वजह से उसी वक्त मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं आई राइट अ मोर कंटेम्प्रेरी बुक ऑन हरियाणा एज वेल, जो 21st सेंचुरी हरियाणा की किस्से कहानी वाली किताब है, या फिर क्या ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। तो उन्हीं कुछ बदलावों के अंदर ना एक इंपॉर्टेंट स्टोरी जो पड़ती है वो हरियाणा की स्पोर्ट्स की पड़ती है। हम्म। तो वहां से तो स्पोर्ट्स की कहानी कटी, और या फिर वहां पे ब्रीफली टच हुई, बट स्पोर्ट्स की कहानी फिर मैं नीरज की कहानी पे ले आया। सही। अब वो मुझे वक्त याद है कि इनफैक्ट आई वाज इन गुड़गांव, हम्म। किसी एक जगह खड़ा ही था और एक मित्र से बात हो रही थी, वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में है। तो उस वक्त ना हमारा इंडिया का कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था, हम्म। एंड नेचुरली है कि ऑल ऑफ अस आर, यू नो, हमारे लिए कि स्पोर्ट्स तो ऐसा रहता है ना, स्पोर्ट्स इज वन, यू नो, सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिससे पूरी नेशनल कॉन्शियसनेस कनेक्ट कर जाती है। अदर देन दैट अगर बॉलीवुड के देखे तो शाहरुख खान एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है कि जिससे पूरा देश बड़ा लंबा चौड़ा, यू नो, फेयर अमाउंट ऑफ टाइम कनेक्ट किया, अमिताभ बच्चन से बड़े लंबे टाइम तक कनेक्ट किए। तो वो ऐसे, यू नो, किरदार हैं हमारे बॉलीवुड के जिनकी जो नेशनल कॉन्शियसनेस तक पहुंच पा रहे हैं, जिनकी अचीवमेंट्स और फेलियर्स पे लोग रिलेट करते हैं। उसके बाद अगर और कुछ भी है तो हमारी स्पोर्ट्स ही एक ऐसी एक सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन जाती है कि आप, यू नो, इंडिया क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच के पीछे क्या क्या हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं विराट कोहली के ऊपर कोई कमेंट कर दूं तो पूरी एक ट्रोल आर्मी आ जाएगी यहाँ हम्म। पे। तो सी, हाँ। वो एक एंगल है, एक एंटरटेनमेंट वाला एंगल भी इन्वॉल्व हुआ होता है। बट नेशनल कॉन्शियसनेस बहुत जुड़ी है। ओलंपिक्स इज द बिगेस्ट, यू नो, स्पोर्टिंग इवेंट हम्म। ऑन द planet with a very long history, and it is one of those things कि भाई हर एक देश अपना बेस्ट भेजता है, और वो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी कंट्री को, यू नो, यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यस। एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, यू नो, हाउ योर सॉफ्ट पावर, हम्म। कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितना आप इन्वेस्ट कर पा रहे हैं स्पोर्ट्स पे। भाई कोई गरीब देश भी होता है ना जो जिनके पास खाने के लाले पड़े हों, वो शायद स्पोर्टिंग के बारे में बहुत कुछ ना कर पाते हैं। इसीलिए जब जमैका की कोई सक्सेस स्टोरी पड़ती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है, या हम बहुत रिलेट कर पाते हैं कि अ कंट्री विच इज नॉट परहैप्स एज गुड एज ऑन, यू नो, vis-a-vis अदर कंट्रीज, अदर लार्ज इकोनॉमीज इतने अच्छे नहीं होंगे, बट दे आर ब्रिंगिंग द बेस्ट स्पोर्टिंग स्टार्स। तो उस तरह से हम सब भी रिलेट करते हैं। तो मुझे याद है कि हमारा उस वक्त ओलंपिक्स का कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आ नहीं रहा था, एंड आई वाज चैटिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन कि, यू नो, कौन कौन होगा। तो उन्होंने बड़े सारे नाम लिए थे, तो मैंने बोला था, आई डोंट नो कि आप कितने लोग फॉलो कर रहे हो, बट आई थिंक नीरज इज गोइंग टू विन अ मेडल। हम्म। एंड आई हैड बीन नीरज की कहानी दो कारणों से। एक तो स्पोर्ट ऐसा है, इंडिविजुअल है, नीरज हरियाणवी है। हम्म। तो आपको एनीबडी, एंड बिकॉज आई वाज रिसर्चिंग ना ये हरियाणा के ऊपर, तो मैं फॉलो कर ही रहा था। मुझे पता था कि भाई there's a, you know, young sporting icon who is developing at a very fast pace and is doing exceptionally well on, you know, global platform। तो भाई है कौन, उसकी कहानी के बारे में थोड़ा मेरे को पता था, और मैंने उसको बोला हम्म। कि नीरज एक लेके जाएगा। तो ही सेड हाँ ले जाएगा, अब उसका भी लगता है कि थर्ड फोर आ जाएगा। मैंने कहा यार, यू नो, आएगा, मेडल जरूर आएगा। हम्म। नाइदर ही न्यू नॉर आई डिड, हम्म। बट नीरज के कुछ दोस्तों को वो विश्वास था। नीरज के दोस्तों से जब ये बुक का रिसर्च कर रहा था ना, नीरज के दोस्तों को विश्वास था कि नीरज का मेडल आएगा। वो कहते कि कंसिस्टेंसी है, और मतलब ये अपना बेस्ट डाल देगा, बाकियों को नहीं पता कि बाकी कैसा करेंगे। अपने हम्म। बेस्ट की कंसिस्टेंसी मेंटेन करी तो मेडल आ जाएगा, एंड दैट वाज इट। तो आई थिंक इट वाज ऑगस्ट फर्स्ट वीक व्हेन ही वन द मेडल, एंड फिर उसके बाद फिर वही सारा मटेरियल जो स्पोर्ट्स स्टोरी के अंदर था, और फिर जो नीरज चोपड़ा की कहानी के बारे में मैंने शोध किया, वो उसने इस बुक को शेप दिया। बिल्कुल। और शायद कहीं ना कहीं एक पर्सनल कनेक्शन भी है। शहर पानीपत, शिवाजी स्टेडियम, वो कहानी हम पे हम आएंगे। वो कहीं है, और दर्शकों को कहूंगा मतलब बुक जरूर पढ़िए, ताकि ना केवल मतलब नीरज की स्टोरी, जेवलिन एज अ स्पोर्ट अर्जुन भाई ने बहुत डिटेल दिए हैं, बारीकी, क्रॉसओवर क्या है, मतलब उसकी टिप कितने की होती है, कितने ग्राम का होता है, फेंकना कैसे होता है, मतलब
उसकी हिस्ट्री से इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है, वर्ल्ड में क्या रही है। और मेरे लिए वो भी मतलब बड़े एक मतलब जनरल पर्सपेक्टिव है कि कैजुअल ऑडियंस हरियाणवी ना भी हो, मतलब तब भी सिर्फ जेवलिन के लिए किसको शौक है तो उसके लिए भी मतलब पढ़ सकता है, इसमें वो डिटेल्स भी हैं। उससे पहले मैं आऊंगा अर्जुन भाई, एक चीज आपने मेंशन की जो मुझे मतलब अलग लगी, एक ना वो मतलब जिसमें कह रहा था ना, आप कुछ चीजें छू के छोड़ दी हैं क्योंकि शायद ये बुक उनके लिए थी नहीं, बस लेकिन आपने डिटेल फिर भी डाल दी। एक आपने फिजियोलॉजी का जिक्र किया है इसमें, मेल फिजियोलॉजी का ना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह से मतलब हरियाणा का राइज, स्पोर्ट्स हरियाणा में, और दूध दही का खाना हम कहते हैं, लेकिन मेल फिर कुछ ना कुछ ट्रेट जेनेटिक्स है मतलब ना, कि नीरज को इतना मतलब 7 फुट का आदमी तो नहीं है, हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ के। और मेल फिजियोलॉजी के बारे में आपने एक हल्का से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, ट्राइंग टू बी स्पेसिफिक, हरियाणा एंड हिस्ट्री वाले चैप्टर में आपने वो मेल फिजियोलॉजी का हल्का जिक्र करके आपने छोड़ दिया है। तो इस पे थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये फिजियोलॉजी है हरियाणवी लोगों की, आपने उसमें फिर डिटेल में बस इतना ही कहा कि यहाँ आक्रमण होते रहे सदियों से, एक खास किस्म का एटीट्यूड और फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो ना केवल लेबर से बल्कि मेंटल उससे भी डेवलप हुई स्ट्रेंथ। तो जेवलिन जैसे स्पोर्ट में ना, मतलब हर स्पोर्ट में ही सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, यहाँ के मतलब लड़कों में जो है ना कि भाई मतलब दिमाग तक ठड्डे हैं। रेसलर देख लो, जो मतलब कबड्डी वाले देख लो, अपने लड़के जो हैं, क्योंकि सिर्फ ये इसका गेम नहीं है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ तो बहुत है, बाकी जगह भी मिल जाएगी क्योंकि इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन मेंटल टफनेस जो है ना लाइफ में, हार्डनेस और फिजियोलॉजी के साथ साथ वो चीज है। तो वो थोड़ा अगर आपने देखा है तो उसके बारे में कुछ बताओ। हम्म। Excuse me. यार इसमें ना ऐसे शुरुआत में ये ठीक रहेगा, जैसे हम 21वीं सदी के अंदर जब भी बात करते हैं ना हम्म। कि हम अलग अलग देश के राज्यों की बात करें या देश के अलग अलग रीजन्स की बात करें, तो हरियाणा को ना कई बार ये बोला जाता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम्म। या फिर हरियाणा के लोगों को बड़ा स्टीरियोटाइप किया जाता है। वो स्टीरियोटाइप्स एस्टैब्लिश होते हैं क्योंकि अ, एक सर्टन बिहेवियर होता है कुछ लोगों का, और वो हम्म। बिहेवियर वैसा होता क्यों है, क्योंकि उन लोगों का लिमिटेड एक्सपोजर होता है। सही। तो हरियाणवियों का किसी भी फील्ड में, कि किसी भी फील्ड में कितने समय से अगर पीछे रहे हैं, तो वो एक्सपोजर की कमी से रहे हैं। हम्म। हमें एक्सपोजर मिलने में बहुत समय लग गया, और एक्सपोजर इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं थी। सही। और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इसलिए कोई बहुत ज्यादा लोग अवेल नहीं कर पाए क्योंकि इकोनॉमिक मीन्स उनके इतने सॉलिड नहीं थे। हम्म। भाई ऐसा नहीं है कि 1930 1940 के अंदर हरियाणा के अंदर लोग पढ़ते नहीं जाया करते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाया करते, ऐसा नहीं है। बट ये बात सच है कि हरियाणा के अंदर किसी गांव के अंदर अगर 500 लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि 500 लोगों के मतलब मान लो 5 परिवार हो गए, हम्म। मतलब 100 परिवार हो गए, तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 परिवार के सारे बालक पढ़ रहे हम्म। हैं। ऐसा कोई सिचुएशन कभी हरियाणा के अंदर इस तरह की डेवलप हो नहीं पाई। इसीलिए अगर आप हिस्टोरिकली देखते हो, तो हरियाणा ने बहुत अप्रिशिएट किया है उन लोगों को जो एकेडमिक्स रहे हुए हैं, या हम्म। एकेडमिया से इन्वॉल्व रहे हैं, या एजुकेशनिस्ट रहे हैं। सही। इनफैक्ट कई सारे संस्थान हरियाणा के अंदर किसी जिस भी व्यक्ति के नाम पर पड़े हुए हैं ना, वो सारे हाँ। संस्थान इसी बेसिस पर पड़े हुए हैं क्योंकि बस। उस आदमी की सहायता हुई थी सही। उस संस्थान को एस्टेब्लिश करने में। हम्म। भाई आज भी अगर आप रोहतक जाते हो, जाट मॉडल हाई स्कूल की बात करो या फिर जाट संस्थानों की बात करो, तो सीधा आप 100 साल पहले चले जाते हो, तो छोटू राम की बात करते हो आप। हम्म। ठीक। सिमिलरली आप हिसार के अंदर बात करते हो किसी संस्थान की, आप पानीपत में बात करो, करनाल में बात करो, तो एजुकेशन का कमी रही थी। अब ये जो एक्सपोजर था ये हमें लिमिटेड अलग अलग समय पर मिला, बट सही। इस एक्सपोजर से पहले फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मतलब मैं एक एक थीसिस भी डेवलप हो सकता है वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट एक्चुअली में रियलिस्टिक जो एक्सपोजर है ना, वो या तो हमें 1991 के बाद मिला, सही। या इफेक्टिवली हमें इस सदी में मिला है जिस सदी के अंदर आप और मैं अभी बातचीत कर। सही। इससे पहले एक्सपोजर वगैरह हुआ नहीं करता। हम्म। और हरियाणा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आप सरस्वती काल की अगर बात करें तो उस टाइम पे फ्लरिशिंग रीजन था। हम्म। ठीक। अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर ए आर चौधरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से, एंड वहां पर वो एक सेंटर फॉर सरस्वती रिसर्च भी चलाते हैं। अब उनका मानना ये है, उन्होंने अभी पेलियो चैनल्स को पढ़ा और उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि सरस्वती एक्चुअली फ्लो करती थी लगभग 500 600 साल पहले तक। अच्छा, मतलब यू मीडियम। वुड एक्सपेक्ट, हाँ यू वुड एक्सपेक्ट कि 1300 1400 के अंदर हम्म। सरस्वती नदी बह रही थी। ठीक। परहैप्स बहुत कम हो चुका होगा, विलुप्त तो आज हमें दिखती है, विलुप्त है। ठीक। हम्म। आज इतना विलुप्त है कि भाई किसी व्यक्ति को अगर पूछो भी सरस्वती क्या है, तो पहला, अगर उसका फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपोजर नहीं है, तो उसका पहला रिस्पॉन्स ये होगा कि अरे नहीं नहीं, तुम तो मतलब सरस्वती थी कहाँ, ये तो
वाजपेयी वाली बात कर दी, तुमने संघी हो तुम, तो इस तरह की बात कर दिया करें। हाँ। बट कॉन्शियसनेस अगर देखो ना हरियाणवी मानस की भी, ठीक, हम्म। अगर आप उसे लॉजिकली बात करो, तर्क के साथ बात करो, अगर उसको बोलो कि राजनीति को परे रख के बात करो, तो हम्म। हर बहुत लोगों की, हर तो ना बोलूं पर कुछ इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, बट मेजोरिटी पीपल उनकी कॉन्शियसनेस में है। बेर है हम्म। उन्हें सरस्वती की में कुछ हुआ करती, बेर है उन्हें कि भाई ये जो धरती है जिसपे आप जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जमीन जोत रहे हो, जो बस सारा का सारा सरस्वती या वैदिक काल या आर्य समाधि, उसका एक बड़ा मेजर रोल रहा है। हम्म। और ये सारी की सारी चीज लोगों के कॉन्शियसनेस के अंदर है। अब हुआ क्या कि हरियाणा के अंदर ना, क्योंकि हम्म। हरियाणा ने सेमी एरिड या एरिड क्लाइमेट देखा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जिस वजह से खेती, जो मेजोरिटी आज तो हम कनाल पे या ट्यूबवेल पे या समरसेबल पे डिपेंड हो रहे हैं, आपकी खेती सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट थी। ठीक। एज अ कॉन्सिक्वेंस आपको नहीं पता था कि भाई आपका एक सीजन के अंदर आप 2 महीने मेहनत करो, 3 महीने मेहनत करो, उसका आपको नतीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पे इतना डिपेंडेंट थे। दूसरा, अगर 1300 के अंदर बात करें, हमने फिरोज शाह तुगलक ने जो WJC बना रखी थी, ठीक, हम्म। उससे थोड़ा इफेक्ट तो पहुंचा, अलग अलग जगह इस साइड पानी पहुंचा, बट ऐसा नहीं हुआ था कि जमीन के अंदर या मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हाँ। हमारे पास इतने अच्छे आ गए थे कि पता नहीं खेती जमा ऐसी हो रही है कि स्वाद सुधारा हो मान संगे, ऐसा नहीं था। दूसरी चीज, अगर आप 16th या 17th सेंचुरी डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर हो जाता है कि एग्रीकल्चर का कितना बुरा हाल था। हम्म। और वो दौर वो नहीं है कि जिसके अंदर टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ठीक, जॉब्स तो थी हम्म। नहीं। हम्म। जॉब तो क्या करते हैं आप, या तो आप मानिए होकर आप ट्रेड करा करते, ठीक, हम्म। या तो आप खेत जो के एग्रीकल्चर किया करते, या आप राजा महाराजा के उसमें हाँ, उसके दरबार में सर्विस या में उसके होते हैं, है ना। फौजी वगैरह ये वही। हाँ, फौजी होते हैं, आप उस सर्विस में होते हैं। बट आपको 17th 18th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स ये क्लियर कर देते हैं कि हरियाणा के जो गांव थे वो आपस में एक विलेज रिपब्लिक की तरह काम करते थे, हम्म। जिसके अंदर अलग अलग जातियां थी और अलग अलग जातियां इंटरडिपेंडेंट थी। किसी के बीच में कोई लंबा चौड़ा कोई बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं था, जो भी समस्याएं होती थी, जो भी चैलेंजेस होते थे, वो इकट्ठे सॉल्व कर लेते थे। और मुकद्दम का सिस्टम हो गया, रेवेन्यू कलेक्टर का सिस्टम हो गया, तो रेवेन्यू कलेक्टर अलग अलग लोगों से फसल का वो रेवेन्यू लेकर ऊपर दे दिया करता था। तो सही। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम था। बट इस सिस्टम के अंदर आप देख रहे हो कि एक तो आपका कमाई इतनी है, फसल इतनी ज्यादा होती नहीं, हम्म। आपकी फिजिकल लेबर इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि आपका लैंड सेमी एरिड या एरिड कंडीशन से अंदर है, आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है कि भाई इसको हरा भरा करने के लिए। फिर उसके बाद आपको, आप डिपेंडेंट इतने हो मानसून पे कि आपकी लाइफ उसी से वो करती है। और उसके बाद आप अगर देखो ना 700 800 AD से हम्म। टिल रिसेंटली, किसी जो भी अटैक्स थे, मेजोरिटी अटैक्स अगर दिल्ली पर होने हैं, दिल्ली के तख्त पर होने हैं या आगरा पर होने हैं, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं। वो सारे के सारे अटैक्स का जो रूट पड़ता था हम्म। वो हरियाणा से होके निकलता था। सही। या तो आप हिसार होके निकलोगे, हम्म। ठीक, या तो देखो आप राजस्थान होके निकल जाओ, राजस्थान में फोर्ट्स वगैरह एस्टैब्लिश हो गई, इतना बड़ा लार्ज ट्रैक्ट होगा डेजर्ट का, मानस बेरनी क्रॉस क्यों कर करे, वो पूरा का पूरा डेजर्ट, ठीक। तो हरियाणा से निकल कर दिल्ली जाने के, ऐसा नहीं है पंजाब भी क्रॉस कर रहे हो, बट पंजाब वाज अ फ्लरिशिंग वो रीजन। पांचों नदियां वहां पर बह रही होती थी, उनकी ट्रिब्यूटरीज होती थी, वेल एस्टेब्लिश सिस्टम था। बट हरियाणा वाला जो पूरा क्षेत्र है वो एरिड है, और वहां पर फ्लैट लैंड्स हैं। हम्म। फ्लैट लैंड होने की वजह से वहां पर कैंप लगा सकते हो और बड़े बड़े युद्ध लड़े जा सकते हैं। तो दो रास्ते हुए दिल्ली आने के, या तो आप अंबाला सरहिंद से होकर आप पहुंचो, जीटी रोड के अंबाला थ्रू। गए, शाहबाद, हाँ, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली पहुंच गए। दूसरा हो गया आप हिसार रोहतक होके पहुंचे। तो ये दोनों रूट्स हुआ करते थे। इन दोनों रूट्स के अंदर आपने पहले तो आपने लोगों की कॉन्शियसनेस ऐसी हुई हुई है कि रगड़ बन गए, हम्म। डिपेंडेंसी बड़ी ज्यादा मानसून पे। दूसरा क्या हुआ, अटैक प्रोन हो गए। हम्म। भाई कोई कैंप किसी ने लगा लिया अपना, कोई युद्ध होना है करनाल में। अब करनाल के युद्ध के वक्त जो फोर्सेस वहां पर इकट्ठी हुई हैं युद्ध लड़ने के लिए, उन फोर्सेस के लिए खाना पीना और सामग्री कहाँ से आएगी? तो वो आसपास के विलेजेस को रेड किया करते थे। हम्म। ठीक, मतलब जो मानस आ रहा है वो पर्सिया से आ रहा है या वो पीने कड़िया से आ रहा है, हम्म। वो आएगा कैंप एस्टैब्लिश करेगा, उसको खाना पीने का सामग्री कहाँ से लेगा? ठीक। तो लोगों की लाइफ भी इतनी ज्यादा फ्लक्स में रहती है। हम्म। और उस फ्लक्स की वजह से कई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि लोग जो थे
वो एक जगह से दूसरी जगह ना शिफ्ट करते रहते थे, कि गांव छोड़ दिया, गांव माइग्रेशन के अंदर, हाँ विद। माइग्रेशन हुई दूसरे गांव के अंदर। अब वहां पर कभी अकाल पड़ गया तो इस गांव में वापस आ जाएंगे। और गांव का जो सरपंच हुआ करता था, या जो उस पूरी यूनिट का जो टाटा चौधरी हुआ करता, उसको उस वो एक वाइज मैन की तरह उसको ट्रीट किया जाता, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर करने की कि जिस आदमी की जितनी जमीन वहां पर थी, या पहले जिसकी जमीन थी, उसको उतनी ही जमीन मिले। तो उस चीज का एक बड़ा सामाजिक सा एक बार ठीक ठाक ताना बाना एकदम सेट था। बट लोग थ्रू these warring, you know, habits or nature of this region, and then of course the monsoon, and then their habits and practices for the longest time, लोग बड़े रगड होते गए, फिजिकली भी, और मेंटल टफनेस बहुत रिमार्केबल आई। ये फिजिकल टफनेस आपको स्पोर्ट्स के अंदर बहुत जरूरी है, इसीलिए यू वन, ऐसा नहीं आपने कल को मिल भी जाएंगे क्योंकि मेंटली बहुत टफ है, कल को ऐसा भी नहीं, जरूरी नहीं है कि भाई हरियाणा से आपको चेस चैंपियन ना मिले, ग्रैंड मास्टर्स हरियाणा से भी निकलेंगे, ठीक। बट आपका फर्स्ट जो आपको मिला या सक्सेसेस मिली, आपको थोड़ा फिजिकल एट्रीब्यूट जिसमें ज्यादा यूज होते हैं उन स्पोर्ट्स के अंदर मिली। तो आपके फिजिकल और मेंटल टफनेस दोनों यहाँ पर कॉन्शियसली डेवलप होते रही, and it was being passed from generation down generation. For instance, अब 1930 37 की बात है, हैदराबाद मूवमेंट मेरे ख्याल से 37 में ही हुआ था ना। 37 जिसमें 38 में जब हाँ सत्याग्रह से वाला हुआ था। हाँ, तो ये इमेजिन करो कि हैदराबाद सत्याग्रह 1937 में हो रहा है और आर्य समाजियों ने एकदम उसका वो तोड़ पाड़ रखा है। हाँ, सोचो यार, यहाँ से मानस हैदराबाद जा रहे यहाँ हैं, से हैदराबाद गए हुए फिर टोलियां बना बना के हैदराबाद गए हुए। इमेजिन करो उस टाइम पे, वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो यू टॉकिंग अबाउट पीपल जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, जिनकी दुनिया इज हरियाणा, ठीक। वो हैदराबाद जाकर एक कॉज के लिए लड़ने को रेडी हो गए, खड़े हो गए वहां पे, ठीक। तो ये कैसे होता? अब आप 1920s के अंदर या 1910s के अंदर आप देखते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले देख लो आप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पीपल, लोग लगे बॉडी फिट थी, मेंटली फिट थे, दुनिया 7 समुंदर पार जाके युद्ध लड़के आ रहे हैं। तो कॉन्शियसली इफ यू, दिस इज अ नेचुरल क्रॉलरी कि आपका फिजिकल और मेंटल टफनेस इतनी हो चुकी थी दैट आप मिलिट्री में या आप सोशल मूवमेंट्स के अंदर आप झिझक नहीं मारते थे, बड़े जुझारू लोग हुआ करते थे, और उनके एक एस्टैब्लिश पैटर्न्स थे, एस्टैब्लिश सोशल स्ट्रक्चर्स थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, और लोग इस बात का वो नहीं माना करते कि भाई किधर जाना है, क्या करना है। अब इससे ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि फिजिकल और मेंटल एट्रीब्यूट स्ट्रॉन्ग थे। इससे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि सारे फैक्टर्स ने ओवर द इयर्स हरियाणवियों के फिजियोलॉजी पर एक इंक्रीमेंटल इफेक्ट डाला, उनके अंदर एक सॉलिड टफनेस आई। वन, बिकॉज ऑफ योर हार्ड लेबर यू हैड टू डू फॉर एग्रीकल्चर, उसी हार्ड लेबर की वजह से यू वर आल्सो डिफेंडिंग लैंड। फॉर इंस्टेंस, जॉर्ज थॉमस ने अपने रिकॉर्ड्स के अंदर हरियाणवियों के बारे में लिखा, ठीक। ही टॉक्स अबाउट हरियाणवीज एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द इंडिया, इन द कंट्री, कि मतलब इफ नॉट द कंट्री, मतलब ही पेंट्स अ पिक्चर, ही टेल्स कि कितने सॉलिड यहाँ के लोग हैं, जब उसने उनको डिफीट करके उसने अल्टीमेटली यहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और उसको डिफीट इस तरह की नहीं हुआ करती जहाँ 71 का युद्ध हो रहा है, ठीक। उसके अंदर जो डिफीट्स हुआ करती, आप झगड़ा तो आपका यही हो रहा है ना कि जो पीपल हु आर व्हाट डू यू कॉल इररेगुलर्स हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि वो स्पार्टन्स की तरह हो रहे हैं ना कि स्पार्टन हाँ। व्हाट इज योर प्रोफेशन, सारे बोल रहे हैं, ठीक। वो तो बट पेजेंट सोल्जर्स थे ना, सब पेजेंट हाँ, सोल्जर्स टाइप आर्मी हुआ करती थी। हाँ, बट दे वर नो लेस, they were solid, strong, stout people. They only needed perhaps some sense of guidance and some sense of direction, which the British brought when they brought in the military, infrastructure here. अब नॉर्थ वेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कंटोनमेंट लगानी थी अंग्रेजों को, कंटोनमेंट के लिए पहले सोचा पानीपत लगाएंगे, ठीक। फिर वो शिफ्ट कर गए करनाल में। करनाल। अब करनाल में, जैसे मैं लैंड ऑफ द गॉड्स के अंदर आई थिंक डिस्कस किया हुआ है कि हाँ, करनाल के अंदर जो 50 हो कनाल गया। बहती थी, हाँ, तो कनाल के बहने की वजह से वो प्रोन हो गया डिजीजेस के, हाँ, जिस वजह से आई थिंक 1840s के अंदर डिसाइड किया कि भाई आप अंबाला। इसको अंबाला शिफ्ट कर दो, ठीक। तो ये इस एरिया के अंदर डिफेंसेस के तौर पर भी, नेचर के तौर पे भी, रगडनेस के तौर पे भी, लैंड के तौर पे भी, ये एरिया ने मेन की जनरल फिजियोलॉजी जो है वो अच्छी खासी इतनी डेवलप कर दी, एंड बाय मेन नॉट जस्ट मेल एज वेल एज फीमेल हाँ, फिजियोलॉजी इतनी female। डेवलप कर दी, हाँ, कि इतनी रगड कर दी that they could perhaps take on whatever challenges life threw at them.
एंड वही स्वभाव हरियाणवियों को अलग अलग जॉब नेचर्स के अंदर भी लेकर गया। हम्म। भाई हाउ इज इट दैट व्हाट एल्स वुड जस्टिफाई, एंड आई एम नॉट सेइंग ये एक मार्शल रेस थ्योरी है, उस मार्शल रेस थ्योरी को भी अगर आप साइडलाइन कर दो ना, हम्म। यो ऐसा नहीं है, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट हाउ टफ दीज मेन वर सही। और हाउ टफ दीज वेमेन वर, जो यू नो वो घर का आदमी अगर फौज के अंदर जा रहा है या फिर कहीं पे युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो गान बखान गाजे बाजे के साथ उनका वो हम्म। अलविदा कहा करती थी, उन्हें सही। हौसला दिया करती थी। ऐसी पोएम्स हैं जिसके अंदर रागनियों के अंदर वो अनाउंस कर रही हैं कि भाई वहां पे जाकर फतेह करके आइए। तो इट सही। वाज बोथ फिजिकल एंड मेंटल रगडनेस ऑफ बोथ द मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, और वो आप धीरे धीरे आप स्पोर्ट्स के अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर तौर पे देखते सही। 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 और मैं अगर ठीक समझाऊं आपकी बात को, और बुक में जो रिफ्लेक्शन आया, जो एक इंसाइट डेवलप होती है, आपने जो बड़ी अच्छी एक मतलब सफर सुनाया स्टार्टिंग से लेके अब तक का, हरियाणा में मुझे जो लगता है एक चीज हुई है फिजियोलॉजी के बारे में भी, इसको अगर एक लेवल आगे ले जाएं, फिजियोलॉजी मेंटल टफनेस फिजिकल टफनेस तो थी, हमारी जनरेशन में पिछले 15-20 साल में ये हुआ है कि अपॉर्चुनिटी ने मैच कर दिया है उसको। एक वोल्केनो था, वो मतलब सब कुछ था उसमें, मतलब इट वाज रेडी टू बर्स्ट ना, वो हो हैं। नहीं रहा था, वो लाइट नहीं लग रही थी ना, कोई मतलब कोई तिली नहीं लगा रहा था बस। हाँ, कोई स्पार्क नहीं तो दे रहा अब वो था। तीली लग गई है तो हर जगह ऐसे उठ रहा है, तो कोई अंकित भैया निकल रहा है, कोई नीरज चोपड़ा, ये शुरू 20-25 साल से, और सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हम बाकी हर एक शोबे में, हर हर एक एक उसके एरिया अंदर में देख रहे हैं कि हरियाणा चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे मतलब मूवीज हो, वीडियो प्रोडक्शन है, ये वो मतलब जर्नलिज्म है, हर जगह अब लड़के बच्चे हमारे, लड़कियां, वो मतलब वो वोल्केनो हर फूट गया है। जगह, हर जगह मतलब आग लगा रहे हैं यार, मतलब वी आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। बस ये है कि हम अपनी दिशा ठीक रखें। हाँ। वो बहुत जरूरी है। इस वक्त हरियाणा के साथ अगला चैलेंज तो यही है जो मैं एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ, कि कैसे ये इंश्योर किया जाए कि नेक्स्ट, एक तो होता है कि नेचुरल कोर्स करेक्शन होती है, ठीक। सोसाइटी। हरियाणवीज आर नॉट इन अ पोजिशन कि भाई उनके नेचुरल कोर्स करेक्शन हो जाए, इसलिए बड़ों बूढ़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई बड़े बच्चों को, मतलब जो भी बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनको कोर्स करेक्शन करते रहें। बट इस वाली बात के लिए ना, कि जो बबल जो बर्स्ट हुआ, आई ऐड समथिंग यार। अ, ये बात तो वेल एस्टेब्लिश हो गई कि फिजियोलॉजी सॉलिड हो गई। एक मेजर रोल प्ले किया था मिलिट्री ने। ठीक। अब जो, एक तो जैसे हम मार्शल रेस थ्योरी की बात करते हैं, वो साइलेंट करते हुए ये बात समझिए कि हरियाणा के अलग अलग गांव से, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता था कि आप, या पटवारी का सर्टिफिकेशन चाहिए हुआ, या फिर उस टाइम में पंचायत से हो गया, आपकी जात बताते हुए बड़े सही। सारे लड़के ऐसे फौज ज्वाइन किए, ठीक। फौज ज्वाइन करने के बाद आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा, आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा, या आपने डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली आपने अलग अलग फ्रंट्स देखे, वॉरिंग फ्रंट्स देखे। वॉरिंग फ्रंट्स के अंदर आपका एक्सपोजर हुआ अलग अलग कल्चर, अलग अलग सभ्यताओं के साथ। यार एट द सेम टाइम आपका एक्सपोजर हुआ कि कैसे आर्मीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, ये कैसे होता है। अब मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर भी अलग अलग इवेंट्स होते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, टू इंश्योर दैट जो फौजी हैं वो सेंटिमेंटली या फिर वो फिजिकली वो मेंटली वो स्ट्रांग रहे, उसके अंदर वो कॉम्पिटिटिव नेचर रहे। मिल्खा सिंह सक्सेस स्टोरी इज क्रेडिटेड टू हिज करियर इन द मिलिट्री, मिलिट्री। है ना। मतलब उनके पास सब कुछ था, अगर वो मिलिट्री में ना होते तो शायद वो इतने बड़े हाँ। सक्सेस ना बने होते, ठीक। तो मिलिट्री के अंदर इस तरह की बड़ी चीजें हुआ करती थी। हम्म। और जो लोग अब मिलिट्री के अंदर इन सब स्पोर्ट्स खेला करते थे, या इंटर मतलब इंटर फोर्सेस इवेंट्स हुआ करते थे, उन सब लोगों ने पोस्ट रिटायरमेंट, अब आई एम टॉकिंग अबाउट 50, 60, 70, 80, पोस्ट रिटायरमेंट वो घर पे आके क्या करें, या तो वो लोग सामाजिक जीवन के अंदर एंटर हो गए, सही। या फिर उन्होंने सोचा कि किसी ना किसी तरह आने वाली आगे आने वाली पीढ़ी को किसी तरह से कोर्स डायरेक्शन, उनके कोर्स को डायरेक्शन दिया जाए। हम्म। To that end, they thought that it was important to channelize their energies away from any other, social evil हम्म। towards a more constructive side, which could be sports. तो हरियाणा के अंदर अखाड़े बनने स्टार्ट हुए, हम्म। हरियाणा के अंदर अलग अलग स्पोर्टिंग सेंटर्स बनने स्टार्ट हुए। तो आप 70s 80s में देखते हो बड़े सारे ऐसे स्पोर्टिंग सेंटर्स फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक। और उस टाइम ना, 1780s 70s एंड 80s आर आल्सो द टाइम जब इंडिया के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बड़ी लिमिटेड थी, सही। और लोगों का जो मतलब वो जो झुकाव था वो सरकारी नौकरी में उसी टाइम पे उफान पर पड़ रहा था। हम्म।
कि नहीं जैसे तैसे करके, क्योंकि 60s में देखो राज्य बना। 70s के 80s के अंदर आपने 70s के अंदर आपने देखा कि भाई सरकार की या सरकार के अंदर हिस्सेदारी होने की ताकत कितनी है। हम्म, भाई बंसीलाल ने ये तो दिखाया है ना। सही। एक आज भी अगर बंसीलाल को याद करते हो आप, इस बात के लिए याद करते हो ना कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी हम्म, चलाई, या जैसी भी चलाई, पीपल हु माइट बी प्रो एंड अगेंस्ट देम, बट सही, एट द एंड ऑफ द डे आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन को याद करते हो। सही। अब उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उसको एक्सरसाइज करने वाले, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन थे? सरकारी बाबू थे। ठीक। तो सरकारी नौकरी का जो चाव था वो उस टाइम पे उफान बढ़ना शुरू हुआ, हम्म, जिस टाइम पे लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि नहीं भाई ये नौकरी वोकरी की तरफ भी सोचना स्टार्ट करो। ठीक। उसका पीक लेटर होता है, क्योंकि अभी तो बस भाई 70s 80s के अंदर वो, 80s के अंदर वो शुरुआत हुई। हम्म, बट उस टाइम पर भी ना, ये जो स्पोर्टिंग नेशनल इवेंट्स हो गए, इसके अंदर ना लड़के इस वजह से करने लग गए कि इस वजह से नौकरी मिल सकती है, या नौकरी। और नौकरी ऐसी नहीं कि सरकारी नौकरी को बढ़िया रैंक की मिल जाएगी। आज तो हम्म, जैसे जानो डीएसपी लग रहे हैं, हम्म, सरकारी नौकरी के भाई लोकली कोई स्कूल में लग गए, हाँ, पीटीआई लग गए, गार्ड लग गए, या सही। कहीं पे टिकट चेकर लग गए, ऐसे बड़े सारे सरकारी संस्थान में कुछ ना कुछ नौकरी लग जाए। हम्म, ठीक। द बेटर यू स्कोर्ड, द बेटर यू मेड अ मार्क पर से एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ के, तो आपको और सक्सेसेस मिला करती। और ये वो भी टाइम है जब इंडिया इन वर्ल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स वाज नॉट डूइंग वेरी वेल। हम्म, हॉकी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, हाँ, 80s में। है ना। और उसके बाद आपके पास और कोई स्पोर्ट कौन सा बना? बस बसता फिरता रुलता फुलता फिर क्रिकेट ही आता है। बाकी आपके पास, यू सी देयर इज अ मेजर वैक्यूम ऑफ स्पोर्टिंग वर्ल्ड है। सक्सेसेस। हाँ। तो आप उस टाइम पे याद कर लेते हो कि रेसलर्स के किसी ने कुछ कोई कोई ख्याति पाई, फिर कोई हम्म, निकल कर आए, फिर कोई निकल आए, बिरले से आप करते हो। इनफैक्ट आई थिंक इट इज गौरी मजुमदार हु रोट इन हिज बुक, या फिर आई थिंक रणजीत सेन जिन्होंने नेशन एट प्ले लिखी है, जिसके अंदर ये अच्छे से फेयरली डॉक्यूमेंटेड है। तो ये जो वैक्यूम था। एंड उसके बाद हरियाणा के जो मिलिट्री पर्सन थे उन्होंने आके अपने क्लब्स वगैरह स्टार्ट कर दिए। तो आप हम्म, भिवानी बॉक्सिंग क्लब देखो, या हाँ, भिवानी के अंदर बॉक्सिंग कल्चर स्टार्ट होना, या झज्जर रोहतक के अंदर अखाड़े स्टार्ट होना, चरखी दादरी में अखाड़े स्टार्ट होना, उसके पीछे इन्हीं लोगों का रोल था। सो आर मॉडर्न सक्सेसेस, उनका क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो वहां पे फोर्सेस के अंदर देख कर आए, उन्होंने वही सेम चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की सोची, हम्म, और उन्होंने की। धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ने लगे। और बट तब तक भी ना सेंटिमेंटल चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि आप उस फ्लक्स में हो कि बच्चों को भाई लाइफ में सक्सेसफुल होना है, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, चौधर का झगड़ा हो, हम्म, या लोकल ख्याति चाहिए। सही। आपको तीनों चारों चीजों के पीछे ना, आपको कौन सी चीज की सक्सेस आपको ठाडे रिजल्ट देगी। हम्म, ठीक। कायदे से सोचो जरा, कई सारे ऐसे कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज के ना हो, स्टेट सिविल सर्विसेज के ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, जो ये सोचें कि के रखा है डीएसपी की नौकरी में, या फिर के रखा है कोई वीडियो लग के, हम्म, मैं तो मतलब हॉकी का नेशनल प्लेयर रहा हूँ। ठीक। या हॉकी में ही आगे बढ़ जाता है, इंटरनेशनली खेलता है इंडिया के लिए। ऐसे आपको काफी ऐसे केसेस मिल जाएंगे बड़ी सॉफ्टली डिस्कस करते हुए। हम्म, और उसके पीछे उनका थॉट क्यों है? उनको लगता है कि भाई आज के टाइम पे व्हेन स्पोर्ट्स इज वेरी कमर्शलाइज्ड, हम्म, आज स्पोर्ट्स चाहे कबड्डी देख लो, कबड्डी के अगर लड़कों को अगर प्रो लीग ज्वाइन करते हैं वो, तो उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। सेम चीज आपको ब्रांड स्पॉन्सरिंग आपको अलग अलग चीज में मिलती है। तो हम्म, एट द एंड ऑफ द डे आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हो और अपने करंट सर्कमस्टांसेस से इवॉल्व करना चाह रहे हो, बेटर होना चाह रहे हो। तो वो एक दौर था जिसके अंदर सरकारी नौकरी पाना और उसके लिए पढ़ाई करना ही एक टूल सोच रहे थे लोग। हम्म, आज लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स के थ्रू मिल जाए। तो धीरे धीरे लड़के उस तरफ भी आने लगे कि भाई नौकरी कुछ लग जाएगी। जैसे किताब के अंदर मैंने कृष्ण मिटान की कहानी लिखी है। कई सारे मतलब शिवाजी स्टेडियम के अंदर ही और पूरे हरियाणा के अंदर आप बड़े ऐसे लोग देखोगे जो शायद वो पढ़ाई में इतने इफेक्टिव या इतने हम्म, सक्सेसफुल नहीं थे। नहीं, एक तो ये हो गई कि पहले सनक होगी कि भाई फिट रहना है। हम्म, माँ बाबू क्या करते, जैसे नीरज की कहानी के अंदर भी उसके चाचा ने पहली बार उसे जिम इस बात का भेजा था कि वो गदरा हो रहा, मोटा हो रहा। पतला हो जाएगा। हाँ, कि भाई फिट हो जाएगा, कि लड़का हम्म, हमें फिट चाहिए। सही। ठीक। और उसके पीछे ना सुरेंद्र का जो उसके चाचा लगते हैं सबसे छोटे चाचा, हम्म, उसका मेंटली उसके ही शेयर्ड इट विद मी
कि उसके पीछे थॉट सिर्फ ये था कि अगर लड़का फिट होगा ना तो हम्म, भाई कोई भी लाइफ के चैलेंज आएंगे वो फेस कर लेगा। तो इसलिए फिट रहना बहुत जरूरी है। हम्म, और ये जो फिटनेस वाला है रिलेटेड टू व्हाट आई वाज सेइंग इससे पहले, कि पहले से ये साइकोलॉजी नहीं नहीं है, 20 साल पुरानी साइकोलॉजी नहीं है, ये हम्म, 1000-2000 साल पुरानी साइकोलॉजी है, जिसके अंदर फिट होने के पीछे और फिट रहने के पीछे, रगड़ रहने के पीछे एक लॉजिकल रीजन। क्या आप जमीन की रक्षा कर पाओगे, आप हम्म, अपनों की रक्षा कर पाओगे? एट द एंड ऑफ द डे योर फैमिली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा। तो ये उसके दिमाग में भी था, तो उन्होंने भी भेजा इस वजह से था, ये सोच के कि भाई मानस ये लड़का हम्म, बंदा बन जाएगा। वो तो फिर धीरे धीरे वो स्टेप्स विच परहैप्स वील डिस्कस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, बट ये था। अब वो स्पोर्ट्स के तरफ बड़े लोगों का झुकाव आना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद एक पॉलिसी इंटरवेंशन सरकार हम्म, की तरफ से। अब क्या करते हैं, चौटाला साहब की बात कर रहे थे तो लोग, कि भाई चौटाला साहब ने एक वो दरवाजा दिखा दिया। ठीक, हम्म। अब कर्नम मल्लेश्वरी मलेश्वरी का ब्रॉन्ज आया था जब। हाँ, तो उनका ब्रॉन्ज आया था ऑस्ट्रेलिया में। हम्म, शी वन द मेडल, और उनको प्लॉट भी दिया गया, पैसे भी दिए, रकम भी दी गई, और नौकरी के बुलाने भी, तो सब सारी बात हुई। ठीक, हम्म, वो करते ही जो वेव गई है पैन हरियाणा, सही। कि भाई लग सकते हैं ना नौकरी, हम्म, लाखों रुपए मिल सकते हैं मेडल ला के, ठीक, तो क्यों ना किया जाए। ठीक, अब मैं नीरज को तो आज, बहुत सारे आपके जो लिसनर्स होंगे ना, दे सी हिम ट्रैवलिंग, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हर जगह देखोगे कि वो पता नहीं दुनिया भर घूम रहा है, अच्छी गाड़ियों में बैठ रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, सब कुछ वो। बट अब नीरज के परिवार से आप पहली बार मिलोगे, हम्म, या अभी नहीं, मतलब आप नीरज की फैमिली हिस्ट्री जानोगे, आपको पता चलेगा यार बड़े लिमिटेड मीन्स से थे ही नहीं कुछ। ठीक, सही। अब अंकित की सक्सेस, अभी अंकित का 75 हार्ड, हम्म, आप एक्चुअली अगर स्टार्टिंग के वीडियो देखो आपको उसके अंदर क्लियर दिखेगा कि कितने लिमिटेड मीन्स के साथ आ रहे हम्म, हैं लड़के। तो जिनके पास और कोई एवेन्यू नहीं है, हम्म, उनको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के लाइफ में ग्रो करने की एक जील है। हम्म, वो जील हमेशा से थी, उस जील को साला एक्सप्रेशन अब मिला है। वही। और वो जब एक्सप्रेशन मिला तब लोगों ने झंडे गाड़े हैं। सही। तो ये बात मैं लैंड ऑफ द गॉड्स के अंदर भी लिखता हूँ, ये बात आपकी पार की नजर है, आपके पढ़ने का तरीके से है, आपकी प्रोबिंग आई का नतीजा है कि आप ये समझ पाए कि मैं इस किताब से वो एक्सप्रेशन या वो पैरेलल ड्रॉ कर रहा था, हम्म, कि वो मौका नहीं मिल रहा था, बस। और जब मौका मिला तो हम्म, छोड़ा नहीं। थोड़ा नहीं। और आप कोई सा गांव उठा के देख लो, मैं इसके अंदर ये ना बाबा रामदेव का भी बहुत बढ़िया रोल है। हम्म, 2006 5 6 की बात है, बाबा रामदेव वाज स्नैपचैट स्पीक। आप इस वक्त ना, राइट नाउ, आप कल सुबह तू और मैं आपा निकले हैं सुबह सुबह 4 बजे, ठीक है, गाड़ी हम्म, लेके तुम यहाँ से पानीपत से जानो, तुम रोहतक तक जाओ। ठीक, जाते जाते हाईवे पे ही आपको 5 बजे के पास ना लड़के दौड़ते मिल जाएंगे, या तो मिलिट्री की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर वो वैसे स्पोर्ट वगैरह के चक्कर में। ये स्वभाव के अंदर आ गया है। और इसने हरियाणा को बहुत कुरीतियों से बचाया भी है, ड्रग्स के प्रॉब्लम से हरियाणा इस वक्त जूझ रहा है ड्रग्स की प्रॉब्लम से। हम्म, तो जो चीज बचा सकती है हरियाणा को, उसके अंदर स्पोर्टिंग सक्सेस का एक बहुत बड़ा रोल है। हम्म, एनीवे, मोर ऑन दैट बेटा, बट सही। यस, एक्सप्रेशन अब मिला। सही। और जो एनर्जीज हैं, जो पैशन है ना, वो आपने कहा ना कि डिसिप्लिन की जरूरत है। ये वोल्केनो तो फट गया है, लेकिन ये कहीं पे भी जा सकता है। कि फिर अब इतना वो है कि वो फिर वो पनामा के जंगल कूद के डोंकी लगा के वो अमेरिका भी पहुंच रहा है। मतलब वो कई दिशाओं में जा रहा है। प्रॉब्लम ये है, तो ये जो डिसिप्लिन है ना, स्पोर्ट्स वाला, ये शायद थोड़ा स्ट्रीमलाइन करे, कोई दिशा दे उसको। वो क्या है ना, वो बिंटू हाँ। पावड़ा और केपी कुंडू अगना हरियाणवी है, दबे को नहीं कर दे। वैसे वाला ही तो ही है। वही है ना। तो और मैंने टापे एक्चुअली ना, जंगल पनामा के। तो अब पनामा के तो पता नहीं क्या क्या जंगल टाप देंगे लड़के हमारे यहाँ के। प्रॉब्लम यही तो है ना कि कुछ ज्यादा ना कर जाए फिर। कुछ कई बार ज्यादा ना वो कर भी जाए, कहीं कहीं बहुत ज्यादा भावुक ना हो जाए। पर ये बात हिसाब। बिल्कुल सही है कि हरियाणा के जो बालक हैं उनके अंदर ना एक इनेट, यू नो मैं इसको ना, आई रिमेम्बर आई वाज ट्रैवलिंग टू चेन्नई उस वक्त, एंड मैं, पता नहीं अचानक से एक थॉट आया था कि फॉर सम और द अदर रीजन ना, हमें पढ़ाते वक्त या हमारी ग्रूमिंग करते वक्त हमें बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड,
पहन के इस तरह से हम्म, तौर तरीके तहजीब वगैरह उस तरह से कराएगा, जिस वजह से मेरे ख्याल से हम मेरे बहुतों ने ना अपने अंदर जो शेर है ना बोझ के रख रखे वो हैं, हाँ, मतलब वो ऐसे है ना, सप्रेस किया हुआ है अंदर ना। सप्रेस किया हुआ है। ठीक, हाँ मेरा नहीं था रे, तुम हम मतलब लिसनर सुने समझे ना समझे, पर सप्रेस किया हुआ है मतलब सप्रेस थॉट किया का। हुआ है, हाँ, वो जो एनर्जी है ना एक। एंड वो जहां पर भी एक्सप्रेशन मिलता है, जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे कोशिश यही करनी चाहिए कि वो एक पॉजिटिवली एक्सपोजर मिले उसे, पर वो जहां लग रहे हैं वहां पे सक्सेस स्टोरी बनती है। मैं अंकित की एक और बात बता देता हूँ। हम्म, अंकित और तीन भाई हैं, ठीक, ठीक। कजन्स हैं, ठीक, एक तो शायद मनीष है उसका नाम है, एक पवन है लड़का, हम्म, और अंकित। पवन सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से। हम्म, पवन डिजिटल मार्केटर है, डिजिटल क्रिएटर है, ठीक। पवन के डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल टूल्स या डिजिटल एडवर्टाइजिंग सीखने की वजह से अंकित और मनीष जो कर रहे हैं हम्म, वो एक्सप्रेशन पा रहा है इंस्टाग्राम पे। okay, तो तोड़ जोर तो उसने भी लाया छोरे ने, हाँ हाँ हाँ, ठीक, जोर तो अंकित ला रहा था, सही ठीक, सही। बट पवन का है उसके अंदर कितना बड़ा रोल है। हाँ, जो टूल तो उसी ने दिए हैं। टूल उसने दिए, तो दोनों का मतलब तीनों ने इफेक्टिवली काम किया, दे वर्कड इन टैंडम विद ईच अदर, और तीनों ने पूरा जोटा लाया। ऐसा हम्म, तो है नहीं कि पवन मतलब खाली बैठा था, सही सही। है ना। मतलब यू आर अ पॉडकास्टर, बड़े सारे और लोग हैं जो पॉडकास्टिंग करते हैं, वीडियो क्रिएशन करने लगते हैं, एफर्ट लगता है भाई, नन ऑफ इट कम्स इजी। सही। It's a There are people who do it as a 24/7, 365 days job. हम्म, So he does it now. Imagine a guy, वो सोनीपत के गांव में बैठा है किसी बेरंपाने में, वहां पे बैठ के अपना काम कर रहा है, इस उम्मीद के अंदर कि शायद उसको ग्रोथ मिल रही है, और ग्रोथ मिली उन्हें। हम्म, सेम थिंग गोज फॉर मेनी अदर सच स्टोरीज। बिल्कुल। और एक ट्रूथफुलनेस भी है, मतलब बीइंग रियल विद योर कैरेक्टर हु यू आर। मतलब एक पहले ट्रेंड चला था, मतलब थोड़ा सा हम इनफॉर्मली हो जाते हैं बात कर रहे हैं तो, कि एक ना मतलब वो एस्पिरेंट लाइफ दिखाने का, कि भाई मैं जहाज में घूम रहा हूँ, मैं यहाँ यॉट पे जा रहा हूँ, यहाँ वो कर रहा हूँ। वो नए व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी। अब लोग उससे थक गए हैं, मतलब दे वांट रियल स्टफ, कि भाई जिंदगी में जो चल रहा है ना, तू क्या है, ग्राउंडेड बंदा। तो अंकित का भी जो राइज है एक तरीके से, कि मतलब एक गांव में रह के, मतलब शहर के लोगों को ये लगा ये क्या चल रहा है, कि ऐसे लड़के यार होते हैं हरियाणा में। हमने तो एक दूसरी इमेज देखी थी, कितना ग्राउंडेड बंदा वो, भाई गीता भी पढ़ता है, वो अपने घर वालों का काम भी करता है, परोटा भी लेके आ रहा है, वही घर की रोटी खा रहा है, बकवास नखरे नहीं कर रहा, और अपनी दोनों टाइम वो वर्कआउट कर रहा है। वर्कआउट कर रहा है, वीडियो बना रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है, जय श्री राम बोल रहा है, रूट हाँ, से कनेक्टेड है, डन, और कुछ नहीं है। इट्स अ क्रिस्प वीडियो व्हिच डज द जॉब फॉर यू। सेम थिंग इज फॉर नीरज चोपड़ा। सेम। ही वन, सो इमेजिन, जैसे ही उसने ओलंपिक मेडल जीता, देयर वर मेनी पीपल हु सेड यार पता नहीं मतलब नीरज अब फोकस रह पाएगा करियर पे, हम्म, 18 था छोरा अगले साल। हाँ हाँ, सही। इनफैक्ट एक वीडियो तभी आ गया था आफ्टर ही वन, उसने बोला भी था कि भाई एक डेढ़ महीना ओलंपिक मेडल जीतने के बाद ना, डेढ़ दो महीने तक वो कहीं ब्रांड एंडोर्समेंट्स में, कभी किसी से मुलाकात, कभी सामाजिक किसी में मिलना है, कभी किसी नेता ने बुला लिया, सब लोगों की उम्मीद थी कि वो मिले। और हम्म, वो लड़का भी ग्राउंडेड है, वो भी जानता है कि भाई अच्छा लोगों की मिलने की इच्छा है तो मिल लो, ठीक, मना तो करने का उसका जी को नहीं। हम्म, बट उसको भी ये पता है, ये दिस इज समथिंग टू लर्न, उसको पता है कि उसकी ये जो सारी ख्याति है, ये जो सारे लॉरल्स हैं, ये एक्चुअली इसलिए हैं क्योंकि उसने अपना काम काम जो उस पे किया। वो कर रहा था उस पे फोकस था, उसको उसने कंसिस्टेंटली किया। यू आर रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स दैट यू पुट इन योर वर्क ऑनेस्टली एंड कॉन्सिक्वेंट सक्सेसेस। उसके ऊपर जो जो सब कुछ बाकी सब कहता है, ऑल द फ्रिल्स, लोग आपको फ्रिल्स की वजह से आपको नहीं पूछ रहे, आपकी सक्सेसेस की वजह से पूछ रहे हैं। तो ये जब जैसे वो क्रिकेटर भी कहीं बोल दिया करे ना कि भाई फेल हो गए, तो अच्छा, मतलब जब सक्सेसफुल हो रहे थे और पूरा विल देश ने इतने प्यार से स्वागत हम्म, किया, तो मैं मतलब भगवान का दर्जा दे दिया, ठीक, तब उसके तो तुम चस्काड़े मार पियो, हम्म, ठीक। पर उसके बाद जब तुम फेल हो जाओ, फिर बोलो हाँ, कि भाई ऑडियंस अनजस्ट है, ऑडियंस कहाँ से understand। अनजस्ट है। हम्म। मैं विराट कोहली के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। या अच्छा, मैं ये किसी भी क्रिकेट में भी स्पेसिफिकली ज्यादा किसी आ गया, मतलब एक स्पोर्ट्समैन के ना लिए नहीं। स्पोर्टिंग वो होता है। अब खैर हम किसी और दूसरे टेंजेंट पे खैर निकल जाएंगे, क्रिकेट में बहुत मसले हो रखे हैं आजकल। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है तो खैर। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, तो आई सपोर्ट इंडिया, आई थिंक तो उसी लेट्स सी। तरफ फोकस करा जाए। हाँ, तो वो दूसरा टेंजेंट हो जाएगा कि उनका, क्योंकि एक वो कॉन्ट्रास्ट भी है ना सोशल मीडिया में, कि वो इन योर फेस,
टैटू ये वो, मतलब सामने ऐसे, और मतलब अपनी तो कुछ कमी है ही नहीं। हमारे लड़के हम्बल दिख रहे हैं, आ रहे हैं सामने, हाँ जी कोई नहीं, बस इस टाइप में। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बिलीफ नहीं है अपनी स्किल पे, पर एक कल्चर, एक टॉक्सिसिटी भी होगी थी स्पोर्ट्स में, कि मतलब बंदे में, मतलब जैसे वो WWE में होता है ना, UFC में, स्पोर्टिंग स्टार्स बन गए थे। वो ना लार्जर दे देन वर लाइफ, कि आपकी लार्जर जो देन स्टेज लाइफ। इमेज है ना, वो जो ऑरा है, कि बंदा म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, अंदर एंट्री ले रहा है ब्रॉक वैसा। लेसनर, तो वो वाला उसको, मतलब वो दे बिलीव देयर ओन हाइप। प्रॉब्लम ही हो जाती है ना, जब आप अपनी हाइप में बिलीव करने लग जाते हो ना, तो आप फिर छोड़ देते हो चीजें। नहीं, यही तो बात ना। तो चाहे नीरज हो, तो नीरज गॉट बैक टू हिज ग्राइंड एज सुन एज पॉसिबल। हम्म, वो उसमें लग गया। नीरज को किसी, एक आई इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, शायद एक स्पोर्ट्स अवार्ड्स फंक्शन में बुलाया था, हम्म, जिसके अंदर उसने क्लियरली, हिज फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज एंड वेरी हैप्पी ग्राउंडेड, कि भाई मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं, और हिंदी मेरी, हरियाणवी स्टाइल में बोला। ठीक। हाँ तो यू सी, देयर इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट योर हम्म, सक्सेस गिव्स यू। सही, और वो, और दूसरा क्या है कि दिस इज ऑल्सो हैपनिंग एट अ टाइम हम्म, जब हरियाणवी ओवरऑल ग्रो कर रहे हैं। सही, भाई आज से 40 साल पहले अगर कोई लड़का टीवी पे हरियाणवी बोलता हो, तो हम्म, शायद उसकी सेम लेवल की एक्सेप्टेंस ना हो। ना, हम्म, नहीं, रणदीप हुड्डा का केस लेते हैं। हुड्डा साहब अर्ली 21st सेंचुरी के अंदर बॉलीवुड में आए। हम्म, हुड्डा साहब के अलावा कितने सारे ऐसे बॉलीवुड के अंदर सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं जो हरियाणा से निकली है, हरियाणा की सक्सेसेस के बेसिस पर वो वहां पर पहुंचे। हम्म, ठीक। बट उन्होंने कभी हरियाणा को इतना सॉलिड, अपनी हरियाणवी पहचान को ऐसे उठाया नहीं। उठाया नहीं, मतलब छोड़ दिया ना, हरियाणा को छोड़ दिया। हाँ। अब अगर उनके एंगल से देखें या उनकी तरफ से सोचने का प्रयास करें, तो वो ये शायद इसलिए भी था कि बहुत लंबा चौड़ा उनका पर्पस नहीं सॉल्व कर रहा होगा। हम्म, ठीक। कम्स जयदीप अलावत हम्म, एट अ टाइम जब हरियाणवी सिंगर बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, नई चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हरियाणवी पॉडकास्टर्स निकल रहे हैं, मीडिया पर्सन्स निकल रहे हैं, स्पोर्टिंग सक्सेसेस आ रही हैं, देश के अंदर हरियाणा का नाम बन रहा है, और अलग अलग जगह से मतलब हरियाणा की एक पहचान बन रही है, एक कल्चरल, एक अपना स्टैंड बना रहा है हरियाणा। हम्म, तो उस टाइम पर जयदीप अलावत का ये बाहर आकर ये बोलना कि वो हरियाणवी है हम्म, इज बेटर रिसीव्ड बाय पीपल। सही, हम्म, अब दिस परहैप्स डिड नॉट वर्क फॉर रणदीप हुड्डा बैक इन द डे। जूही चावला भी तो हरियाणा की है, हम्म, परिणीता चोपड़ा हरियाणा की है। हम्म, तो वो ब्याह में देखा तुम्हें वो चूरमा बांटते हुए? नहीं ना। कभी कोई, अभी तक बड़ी सारी वीडियोज आ रही है राघव चड्ढा की, किसी ने दिखाया है कि मतलब कि देखो कितना घी से लबालब खाना मिल रहा है? ऐसे नहीं आई ना आपको व्हाइट या वो ऑफ वाइट कलर के कपड़ों के वो अंदर तो वो सारी डिशेज। प्रोटेस्टेंट एथिक कर दी ना उसकी तो सारी। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज कमिंग एट अ टाइम जब हरियाणा ओवरऑल बहुत हम्म, एग्रेसिवली, पैशनेटली अपने आप को असर्ट कर रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। सही, एंड दिस इज परहैप्स द एनर्जी दैट हरियाणा हैज टू, एंड द डायरेक्शन दैट हरियाणा हैज टू कंटिन्यू। सही, आज हम क्या, हरियाणा के अंदर कौन कौन से, कोई ऐसा फील्ड आप देख लो, ठीक, हम्म, एनी फील्ड ऑफ योर चूजिंग जिसके अंदर हरियाणा पीछे रह रहा हो, सही, ठीक? तो इसका एक बहुत बड़ा ओनस रहता है कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है जिसने ये मांगा लाया, अब मनु भाकर सक्सेसफुल होती है तो उसके पिताजी का बहुत बड़ा रोल है। पिताजी उसके, इफ आई एम राइट, मर्चेंट नेवी के अंदर हैं। अपनी हम्म, जीवन की जो भी कमाई होती है, अपना जो भी एफर्ट होता है, अपने जो भी सब कुछ वो उसके उस थॉट के तरफ, उस डायरेक्शन के अंदर डालते हैं। ठीक। ऐसा थोड़ी है कि भाई नीरज चोपड़ा जब मेहनत करा करता रहा पटियाला के अंदर, छापे नहीं मारना मार जाया करते उसके चाचे। ठीक। तो ये परिवार की सक्सेस होती है, और ये हरियाणवी बालक, भगवान का शुक्र है अभी तक तो समझ रहे हैं। हम्म, आशा है कि वो आगे भी समझे, दे मस्ट नॉट बिकम अननेसेसरली लार्जर देन लाइफ एंड फॉरगेट द वेरी रूट्स दैट मेक देम। क्योंकि आज दुनिया वैसी नहीं रहेगी कि भाई, हम्म, जब अभी बात कर रहे थे ना कि भाई ब्रॉक लेसनर जैसी एंट्री हो जाए करती पहले, हम्म, आज का समय वो नहीं है। आप इंटरनेट से हर किसी की लाइफ को आप एक्सेस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है किसी की लाइफ के अंदर। हम्म, और एक, यू नो ऑल्दो भारत वाला जो एक कॉन्वर्सेशन है, वो एक कुड बी अनदर पॉडकास्ट, बट इट्स, इट्स अ न्यू इंडिया। एक फ्रेश हम्म, विगर है, एक फ्रेश एनर्जी है जिसके अंदर भारत का जो
मिडिल क्लास या शायद डिसएडवांटेज क्लास जो होगा, वो अपने आप को एसर्ट कर पा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ वेयर देव कम फ्रॉम और देव चीटेड इन, बट हम्म, बिकॉज ऑफ देयर शेयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, एंड देयर इज नथिंग दैट कैन परहैप्स टेक इट अवे फ्रॉम देम। और आंकड़ा लाए जाएंगे, जोड़ लाए जाएंगे, खटखटाए जाएंगे दरवाजे, दरवाजे नहीं खोले तो दरवाजे पाड़ देंगे। और पर वो जो हिम्मत है ना, वो जो साहस है कि कुछ नया करना है, वो जील है जो हरियाणा को खींच रही है। सही, और इस शायद नए भारत की नुमाइंदगी हरियाणा बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हरियाणा हाँ के लोग, मतलब, मतलब एक नया भारत की जो इमेज है उसके साथ हरियाणा बड़ा कंपैटिबल है। जो नए हरियाणा, नया भारत और नया हरियाणा, क्योंकि हरियाणा ने भी अपने मतलब जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो शेड करे हैं। जो 20 साल पहले 1590s में, अर्ली 2000s में जो एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप्स हो गए थे कि मतलब हरियाणवी एज अ लैंग्वेज हो गई या हरियाणा के लोग हो गए, एक नजर से उनको देखना, शायद वो भी अब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि ओवरऑल अगर जब स्टेट ग्रो करेगा, उसकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, लोग ग्रो कर रहे हैं, और सिर्फ एक फील्ड में नहीं, अलग अलग फील्ड्स में वो लोग कुछ मुकाम हासिल कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो मतलब उसकी रिसेप्शन बढ़ा है पहले से, और उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि यहाँ मतलब कोई वाइल्ड वेस्ट नहीं है, कोई रोग स्टेट नहीं है, अलग सी कोई जगह नहीं है, मतलब जहाँ मतलब बचो जाने से या यार क्या अरे है, बहुत अलग जगह है, कसूती जगह हमारी, आओ तो सही। वाइल्ड वेस्ट ऑफ बहुत इंडिया। बढ़िया। नहीं बट यू सी, बहुत बढ़िया बात कही है। इनफैक्ट आई रोट इन एन आर्टिकल अ फ्यू डेज अगो कि जिसको हम भारत बोल रहे हैं ना आज, व्हाट डज, प्राइम प्रधानमंत्री जी ने ना अभी कुछ मेरे ख्याल से 2022 की इंडिपेंडेंस स्पीच में ये बात कही थी, वो पंचप्रण की बात की थी उन्होंने, कि भाई उसके अंदर दो फैक्टर्स है जिसके अंदर आप आपकी जो कॉलोनियल लेगेसी है उसको लेगेसी। शेड करना है, और आपको राइज करना है, जितने भी वेस्टिज्म को खत्म करना है। यार उन्हीं कॉलोनियल यू नो कॉलोनियल टीचिंग्स या कॉलोनियल हिस्ट्री का नतीजा था कि हरियाणवी या ये देश कन्वीनियंटली भूल गया कि, या फिर उसने साइडलाइन कर दी इस बात को कि जिस सनातन धर्म के सबसे बड़े टेक्स्ट वेद हैं, वो वेद यहीं पर तो कंपाइल हुए थे हरियाणा में। हम्म। इस देश का नाम भारत जिस भारत। ट्राइब पर पड़ता है, वो भी तो हरियाणा में रहा वो भी करते थे। हरियाणा। इस देश के हमारे यहाँ दो बड़े एपिक्स हैं, एक श्री भगवत मतलब एक रामायण हुआ और एक महाभारत हुई। महाभारत यहाँ पर लड़ी गई, हम्म। और श्रीमद् भगवत गीता का सार हरियाणा में ज्योतिसर में दिया गया। ये बात क्यों ये देश बड़ा कन्वीनियंटली भूल गया था? तो शायद हम्म। जिस तरह से नया भारत अपनी रूट्स पहचान पा रहा है, उस तरह आज हरियाणा भी और हरियाणवी भी अपनी रूट्स पहचान रहे हैं। बट समस्या यहाँ पर एक क्रिटिकल जो ये खड़ी होती है वो ये है कि जितना ज्यादा ये असर्शन होता है और हम्म, जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है, इंटरनेट का इतने इनरोड्स हो रहे हैं, उतना ही कन्वीनियंटली ट्वीक करना भी हो जाता है। सही। और हरियाणवियों के साथ ये एक हमारी वैसी समस्या रही है ना, चौधराड़ी, कि कोई हम्म। ना कहीं खुड़क मची रहे। वो पॉलिटिसाइज होना, हम्म। और किसी तरह से उसे रोकना पड़ेगा। ठीक। नॉट एवरीथिंग शुड कुड बी और शुड बी ट्रेमेंडसली पॉलिटिसाइज, हम्म। क्योंकि उससे आप उस चीज का एक जो उसकी सोल है या उसका जो कोर है वो आप ड्रॉ कर लोगे। हम्म। अब आपने किसी स्पोर्ट्समैन को अगर आपने कांग्रेसी या भाजपाई कटघरे में डाल दिया, तो आपने समस्या खड़ी कर ली हरियाणा के लिए, उस सही। बंदे के लिए भी, उस बंदे से जुड़े हुए इकोसिस्टम के लिए भी। हम्म। तो उस चीज से, और वो मैं बाकी और सबके अंदर भी पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। तो बड़ा सहज ढंग से चलने की बात है, और सही। एक हरियाणवी आइडेंटिटी के तौर पे भी काम करो, तो उस तरह से इवॉल्व करो। सही। सही। अर्जुन भाई, हमने आज बात शुरू करी थी नीरज चोपड़ा पे, हमने सोचा था नीरज चोपड़ा पे बात करेंगे। काफी देर बात होगी। अब चोपड़ा साहब का जिक्र अब आया है तो वो शायद मैं हमने, पूछूं अभी टाइम कितना हो गया? अभी भाई साहब मैं टाइम देख के बताऊं आपको, 1 घंटा हो गया मैं हमें बात 1 घंटा हो गया, करते। अब तक हमने नीरज चोपड़ा पे चर्चा नहीं की। देखिए तो शोभा नीरज देता चोपड़ा है। पे हम बिल्डअप कर रहे थे ना, हमारा अच्छा बिल्डअप होते अच्छा। होते 1 घंटा हो गया। चलो, तो ये तो मेरे को लगता है कि आपको दो खंडों में बांटना पड़ेगा ही, ठीक। तो फिर बट ऐसा करते हैं, नीरज भाई साहब पे एक अलग एपिसोड रखेंगे। आज मेरे ख्याल से हमने मुकम्मल बात करी, थोड़ी और बात कर लेते हैं फिर एक दो टॉपिक पे इसके साथ ही, जो कन्वर्जेशन है इसी ना। से जुड़े हुए करते हैं, फिर नीरज की जर्नी पे बात कर लेते हैं, एक हाँ, अलग नीरज वाला, नीरज है ना? वाला, क्योंकि अलग से, क्योंकि घंटा भर तो हमने हरियाणा के ऊपर ही लगा दिया, क्योंकि हमारा वो है ना, भूमिका बनने में इतना टाइम लग गया है। क्योंकि कई चीजें होती है ना वो, मतलब सेटिंग बैठने में,
हाँ क्योंकि हम तो नीरज तक नहीं पहुंचते पहुंचते तो कहानी बतानी थी ना पूरी वहां तक की। हाँ, तो ये आपके लिसनर्स के लिए भी है, आपके व्यूअर्स के लिए भी है कि अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो इसके कंटिन्यूएशन के अंदर ही आप अगले एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हम नीरज चोपड़ा के साथ साथ हरियाणा के बड़े स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं। हाँ वो अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और था, हम क्योंकि हरियाणा की बताइए। आइडेंटिटी, हरियाणा में फिजियोलॉजी, टफनेस, ये उसकी स्पोर्ट्स सब बार बातें कर रहे थे, जनरल हरियाणा के बारे में बात कर रहे थे। एक जो नया ट्रेंड मैंने देखा है कि मतलब मेरी यही थ्योरी थी, एक मतलब मैं सोचा था, जैसे आपने वो चेन्नई वाला ऑब्जर्व किया ना उस दिन की, बैठे हुए थे एक दिन और मैंने सोचा ये, तो मेरे को भी लगा, मैंने देखा कि जैसे अब व्लॉगर्स हैं हरियाणा के ना, बड़े लड़के, परमवीर है, एक बेनीवाल है, एक साइकिल बाबा, ये नोमैडिक इंडियन, मतलब यहाँ के लड़के ना निकले हुए हैं हरियाणा के एक्सप्लोर करने। और बड़ा शुरू में 2016-15 में जब यूट्यूब आया तो ये चला चला नया ट्रेंड ना, तो मैं इसको कोरिलेट करना चाह रहा था, मैं क्या यार ये हो क्या रहा है कि ये पहले हरियाणवी कहीं दिखते नहीं थे, अब ये हर जगह यही दिख रहे हैं, कि टिकटॉक पे भी दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, या तो हो सकता है एल्गोरिदम मैं वही देखना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब अंकित भैयापुरिया वाला जैसे सीन हुआ तो सिर्फ मैं तो नहीं देख रहा, पूरा इंडिया देख रहा है। हम्म। तो मैंने मतलब ये सोचा कि यार ये जो था एक सेंस ऑफ एडवेंचर, एक सेंस ऑफ जो ये स्पिरिट थी ना हरियाणवी लड़कों की, खेत में निकल हम्म। जाना, काम करना, ये मॉडर्न लाइफ उन्हें मौका नहीं दे रही है। जो सेटल डेस्क जॉब हो गई, ये हो गया, तो अब ये ना मतलब आउट ऑफ द वे जाके जो कुछ चीजें चीजें बनी हुई थी, सेटल्ड थी, जो 80s में सेटल हुई पुरानी जनरेशन के साथ, तो इसको भी ब्रेक करने के लिए कुछ सेंस ऑफ एडवेंचर है, ये व्लॉगिंग करने निकल जाना, मतलब हो सकता है कुछ और भी रीजन हो, लेकिन आपको लगता है कि एक मतलब जेनेटिकली भी हरियाणा के लोग इतना मतलब, क्योंकि था एक सेंस ऑफ एडवेंचर, सेंस ऑफ स्पिरिट इस टाइप की थी, तो नए फ्रंटियर देखना अब मौका मिला है, पहले एक क्लोज सोसाइटी थी, अब मौका मिला है। तो कोई ऑस्ट्रेलिया, आप इतना माइग्रेशन देख रहे हो, चाहे वो मतलब इलीगल वाला नहीं, लीगल वाला भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इतने एनआरआई हरियाणवी हो गए हैं अब पहले कंपैरिजन में। तो वो किस हिसाब से हरियाणवी आइडेंटिटी को, हरियाणवी पहचान को शेप करेगा, ये सब चीजें कि जो भी इतना ये अब खुल रही है सोसाइटी, जो बंद थी वो खुल रही हाँ, है। तो इसके लिए ना पहले हिस्टोरिकली से एक बात डिस्कस करते हैं। एक ना, हम्म। आई थिंक इफ आई एम राइट, अल बरूनी ने एक बात कही थी भारतीयों के बारे में, और भारतीयों में स्पेशली हिंदुओं के बारे में, और हिंदुओं के अंदर भी कुछ लोग कहते हैं कि इन अल बरूनीज एक्सप्रेशन, हिंदू से उनका मतलब था कि ब्राह्मणों के लिए। हम्म। इन एनी केस, हिंदुओं के लिए जो बात कही वो ये थी कि दीज पीपल, शायद इनके पास इतना सब कुछ है या उतना पढ़ लिया, या व्हाट ही मेंट टू से वाज कि दे आर, यू नो, अपने आप में फुली सेटिस्फाइड हैं और फुल ऑफ देमसेल्व्स हैं, या फिर सब कुछ उनके पास खुद ही है और उनको लगता है कि ये दुनिया है। हम्म। हरियाणा के साथ मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम थी। हम्म। वो, उसके पीछे ना कई कारण हैं। एक तो देखो आपके जो मेजोरिटी लोग थे, ठीक, छोटे रिपब्लिक्स, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक का जो आपने आइडिया डिस्कस करा, उस तरह से लोग काम किया करते थे। तो लोग एसेंशियली आपके जमीन से जुड़े हुए थे। हम्म। आप कभी लैंड से डिटैच नहीं हो रहे थे। आप कभी भी, ऐसा नहीं था कि भाई, और आपका लैंड जनरेशन दर जनरेशन पास हो रहा था। आप उसी लैंड को प्रोटेक्ट करते थे, उसी लैंड को जोतते थे, आप उसी की फसल निकाल के आप बेचा करते थे, और उसी के अंदर, उसी के बेसिस पे आपकी रिश्तेदारियां हुआ करती थी, उसी के बेसिस पे आप खून पे बड़े हुआ करते थे, और उसी वजह से आपकी ग्रोथ हुआ करती। दैट वाज योर सर्कल, हम्म। एंड दिस आई एम टॉकिंग सेंचुरीज बैक। बट मॉडर्न हरियाणा या मॉडर्न इंडिया के अंदर एक चेंज आना स्टार्ट हुआ। चाहे उसके अंदर आप गुड़गांव का इम्पैक्ट देख लो कि हम्म। सर्विसेज सेक्टर के अंदर एक्सपोजर हुआ, हम्म। या आप बोलो कि एजुकेशन मिली, टेलीविजन मिला, इंटरनेट मिला, जिस वजह से एक और एक्सपोजर हुआ, जिस वजह से शायद लोगों को क्या लगा कि भाई सिर्फ ये दायरा नहीं हो सकता। हम्म। और वो ड्रीमी वर्ल्ड, या वो अपॉर्चुनिटी वाला वर्ल्ड, या फिर वो पॉसिबिलिटीज सही। हरियाणवी लड़के देखने लगे। हम्म। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल लैंड जो थी वो होल्डिंग थी, होल्डिंग कम फ्रेगमेंट। होती गई, हम्म। फ्रैगमेंटेशन हुई लैंड की, और होल्डिंग कम होती गई, सही। जिस वजह, बट परिवार बढ़ते गए, हम्म। ठीक, थैंक्स टू लाइफ बिकेम मोर प्रिडिक्टेबल बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। आपके पास पैरासीटामोल का बहुत मेजर इम्पैक्ट है हेल्थ पर हम्म। इंडिया में, ठीक है, इनफैक्ट पूरे विश्व भर में। तो हम्म।
दवाइयां होने लग गई, वैक्सीनेशन होने लगी, आपको थोड़ा बहुत ये असेसमेंट होने लगा कि आप और जी सकते हैं। भाई अभी तो चलो हार्ट रेट का या हार्ट अटैक्स के परसेंटेज थोड़ी ज्यादा हमें पिछले चलते हैं, मतलब 2016-17 की बात करें, अगर 2016 में भैया साहब इमेजिन करते कि भाई वो कंफर्टेबली अपनी ये इमेजिन कर सकते हैं लाइफ के 2016 चल रहा है, मैं 2046 तक ये करूंगा या 2036 में ये करूंगा, 2026 में ये करूंगा, एक वो श्योरिटी है जो लाइफ मिल जाती है। तो वो आपको एक आप प्लान कर पा रहे थे, हम्म। ठीक, कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। तो हरियाणा के अंदर ना ऑफ लेट होना ये स्टार्ट हुआ कि एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डिक्लाइन हुई, सही। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अलग अलग जगह दिखी। हम्म। फिर हर जनरेशन जनरेशन आगे आने वाली जनरेशन या फिर खुद ही हम्म। इस बात का एक सेल्फ अश्योर होने लगी कि मैं इतना जी रहा हूँ, और अगर मैं इतनी मेहनत करके अगर कहीं और पे चार पैसे कमा सकता हूँ तो मैं वहां क्यों नहीं सही। जाता। और इस सब के अंदर फंडामेंटल वो है जो आपको फिजिकल और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो हम्म। देती है, वो एक एडवेंचर वाली स्पिरिट है। देखा नहीं, हम बात कर रहे थे ना, वो हैदराबाद सत्याग्रह पे पहुंच गए। हाँ, वो तब भी थी 1930s वो में। तब चले गए है ना। तो इस बात का कौन नहीं था, और दूसरा क्या था, हमारे यहाँ पर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि ये चीज कंटिन्यू रहे, हम्म। कि मित्रता, दोस्ती, यारी, जात की बॉन्डिंग, गोत की बॉन्डिंग, कुनबे की बॉन्डिंग जबरदस्त हुआ करती है। जूत बाजा करते हैं कि मैं हमारे परिवार में कि मेरे को जूत बाजते हैं, लट बजा करते हैं, बट ना उस सबको ओवरराइड करने वाली ये बॉन्डिंग हुआ करती थी जो कई कम्युनिटी के अंदर अलग अलग लेवल्स पे हुआ करती हम्म। थी। और उन सब लेवल्स पर ये जो बॉन्डिंग जो इफेक्टिवली काम किया करती थी, तो उसके अंदर एक तो जुबान की कीमत हुआ करती थी, हम्म। दूसरा भाई एक दूसरे भाई की मदद करा करता है। बेरा निकल को तू पहुंच गया नाइजीरिया और तूने पैसे तोड़ रहा है, तो मेरे को बोल देगा अर्जुन भाई आ जा, अरे चिंता ना कर तू आ जा। ठीक। सही। मैं कि मैं गुजारा सोचना थोड़ी मैं चाल भाई, अरे कौन सा वो हम कोई ऐसे तो प्रधानमंत्री तो बने नहीं इतने, है ना, तो हम्म। चलते हैं। सो एक हमेशा वो जो कम्युनिटी बॉन्डिंग्स हो गई, उसने भी सपोर्ट किया। और ये जो मेजर एक्सपोजर हुआ जिस वजह से हमें लगा कि पॉसिबिलिटीज बाहर हैं और बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटीज हैं, उसके अंदर ये जरूर है, अगर आप ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे, कि देर आर डिफरेंट कम्युनिटीज दैट गॉट दिस एक्सपोजर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। हम्म। ठीक, द फर्स्ट मूवर्स वर परहैप्स नॉट जाट्स ऑफ हरियाणा। हम्म। ठीक, सबसे पहले मूव करे हों, चाहे जट सिख मूव करे हों, उसके बाद मेरा नहीं कुछ ब्राह्मण मूव करे हों, फिर हम्म। कई ऐसी फैमिलीज गई हों जो अलग अलग पंजाबी फैमिलीज, नाइनटीन हम्म। नाइनटीज के अंदर बड़ी सारी पंजाबी फैमिलीज गई हैं बाहर। हम्म। आप अगर हरियाणा से निकली हुई कोई भी फैमिलीज को देखते हो, आप बड़ा सुनते हैं कि भाई जो खत्री परिवार हैं, हम्म। जो पोस्ट 1947 आए थे या पोस्ट 1980s आए होंगे, 84 के दंगों के बाद आए होंगे, वो मूव करे, कोई हम्म। अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कहीं कहीं गए, फिर उनको देखा देखी कोई और व्यक्ति गए, फिर धीरे धीरे अब हरियाणा के अंदर एक मेजर ट्रेंड बना हुआ है। तो चाहे जाट हो, रोड हो, अहीर हो, गुज्जर हो, धीरे धीरे आई एम श्योर के दानक भी जाएंगे, वाल्मीकि भी जाएंगे, चमार भी जाएंगे, सब जाएंगे। मैं एक बार वही मतलब सभी कास्ट जाएंगी। सही। ठीक, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो या कोई भी मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, एट द एंड ऑफ द फोकस यही है कि एक व्यक्ति या एक समाज या एक खंड अपने आप को सोशली इकोनॉमिकली एलिवेट करने के हमेशा ही प्रयासरत रहता है। और उस ग्रोथ की वजह से, उस ग्रोथ को इंटेंशनली उसको परस्यू करने की वजह से करते रहते हैं। हम्म। अब हरियाणा के अंदर लाइक वी डिस्कस बिफोर, वो एक्सपोजर अब मिल गया, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ठीक, वो कोई एक लंबा थोड़ा कोई दबने उड़ने वाला काम है नहीं, सब फेयरली सेल्फ अश्योर्ड लोग हैं, और सब एक दूसरे को एक सामंजस्य बना के चलने वाले, एक दूसरे का साथ लेके चलने वाले, एक दूसरे को पुश करने वाले लोग हैं। हम्म। और उस वजह से जिसको जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो चाहे देश से बाहर जाए, चाहे एक्सपोजर की वजह से अलग अलग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेल करें, क्रिएटर्स बने, कुछ भी करें, एक तो वो है। दूसरा ये डेफिनेटली एडवेंचरिज्म वाली जो जील थी, हम्म। उसको एक्सप्रेशन मिला है। सही। मेरे एक मित्र हैं अंकुर रापड़िया, वो वैसे बाबू हैं रेवेन्यू हम्म। सर्विसेज के अंदर, बट इज अ पैशनेट फोटोग्राफर। मतलब वीकेंड हो, कोई लंबी छुट्टी मिले, he goes out into the wild and clicks some remarkable pictures।
He is passionate about things which perhaps his previous generations had no clue about, है ना? इवन जैवलिन फॉर दैट मैटर, पूछो जरा यार नीरज चोपड़ा के फादर साहब से कि हाँ जैवलिन क्या होता है, हाँ जैवलिन थ्रोअर बनना है, कौन सही। जाने था? हाँ तो बड़ा मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स हैं, बट यू ऑब्जर्व्ड इट वेल कि ऐसा हो रहा है अब। हम्म, वो डिजाइनर है हिसार के, एक लड़का है अक्षत बंसल, एंड वो अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहा है, हम्म, डिजाइनर एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहा है। सिमिलरली आपने शायद वो मतलब कुछ दिन पहले ट्वीट किया था वो रोहतक वाली मैडम का, ललिता मैडम। उन हाँ तो उनका शायद पिछली बार भी मैं गया था, उनसे बात बात हो नहीं पाई मेरी, बट इमेजिन, सो पीपल आर डूइंग ग्रेट थिंग्स, पीपल आर हम्म, गेटिंग इनटू पोएट्री, पीपल आर डूइंग हरियाणवी पोएट्री एक्सेप्शनली वेल, हाँ मूविंग आउट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रागनी। एक दौर था यार 80s 90s रागनी चला करती, और वो लाडो जो मूवी आई थी, लाडो मूवी के सक्सेस के पीछे, वो या रागनी थी। कमर्शियल रागनी थी यार, वो कमर्शियल सक्सेस उसकी ना चाहे काउंट करो आप, बट लाडो पिक्चर लोगों के रिलेट लिया, लोगों ने लाडो पिक्चर के बारे में जानते हैं गानों के थ्रू। हम्म, आज भी गाने देख लो और लाडो के इतने बढ़िया सुथरे गाने बना रखे हैं। सही सही। और पोइट्री नहीं, रैप भी इमर्ज हो रहा है, अंडरग्राउंड रैप हो गया, कोई बाहर शो लगा रहा अंडरग्राउंड क्या ब्रो, डांडा न्योली वाला ये है, तो मतलब वो वहाँ शो लगा रहा है मेलबर्न में। तो मतलब हम शायद कोचेला में दिलजीत गा रहा है, वो ऑलरेडी एक लेवल पे थे, लेकिन वो मेलबर्न में एक हरियाणवी लड़के का शो लगा देना विदाउट एनी कॉर्पोरेट और स्टेट का सपोर्ट, मतलब अरे हमें कुछ तो। भरोसा नहीं टुमारो लैंड के अंदर भी चल रहा हो। हाँ तो मतलब यू नेवर नो, एंड यू दिस इज नेवर नो समथिंग, ना। हाँ दिस इज समथिंग अबाउट लाइफ इन जनरल, यू आर सपोज टू डू योर वर्क, अपना हम्म, काम शिद्दत से करो। कि जैसे मेरा अंकित को बेरा था, मेरा जो बेरा था, कैसे लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगी, ये अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करूंगा, पर इमेजिन करो कि पिछले 1.5 साल के अंदर, 1 साल पहले तो नीरज इज ऑन बेड रेस्ट, सही। ठीक, कि भाई इंजरी आ गई थी उसे, वो बेड पे लेटा हुआ है, कर रहा है, घर वाले हौसला दे रहे, बेटे मत उतार, ठीक है हम्म, लगा रहे, कुछ ना कुछ जैसे ठीक हो जाएगा फिर प्रैक्टिस कर लेना। 1 साल बाद देश का दुनिया बावड़ी हो रही है उसके पीछे। सही। तो यू नेवर नो, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन डूइंग योर वर्क। मेरा नहीं, जब कोई भगवान की में दया दृष्टि पड़ेगी तो आप कहाँ से हम्म, कहाँ पहुंच सही। जाओ। कल अंकित गांव में था, कल फिर मोदी जी के साथ था, राम राम सारा ने बुलवा दिया, तो और पता नहीं लगता मतलब लाइफ का। कुछ नहीं पता है, सोचो जरा, मतलब अंकित के, मतलब सोचे लोग गांव, या अंकित के कुणबे ने कभी नहीं सोचा होगा कि भाई कि मैं मतलब ऐसी कोई चीज पॉसिबली हो पाएगी, ठीक, एंड डूइंग व्हाट, मतलब जो अंकित, एक लड़का है जो उससे मिलकर आया था, वो बातों बातों में बोल रहा था कि सर, कि शायद जो अंकित कर रहा है ना, आप हरियाणा के कितने कई गांव के अंदर चले जाओ, आपको ऐसे करते बहुत और मानस मिल बहुत जाएंगे, बहुत लड़के मिलेंगे यही सब। ठीक, बट वो वीडियो हुआ, वायरल हम्म, हुआ, एज अ कॉन्सिक्वेंस आज इस पोजीशन पे है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने उसको स्वच्छता पखवाड़े के लिए बुलाया। और ये मतलब एट द एंड ऑफ द डे ना, ये जो सक्सेसेस है ना, ये इंडिविजुअल भी हैं, बट इसके ना बहुत सारा रोल ना, ओवर आर्किंग एक रोल मैं बोलता हूँ, और आई हैव वैलिड रीजंस एंड कन्विंसिंग इनफ रीजंस टू से इट, प्रधानमंत्री का बहुत रोल है। हम्म, आपके देश के अंदर जो ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, सही। इफ इट वाज नॉट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इट वुड नॉट हैव हैपेंड। हम्म, आज अगर हम ये कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं ना कि हाँ मेलबर्न के अंदर हम इस तरह की बात कर लेंगे, या कहीं किस तरह की बात कर लेंगे, हमारे उसके पीछे जो ठप्पा लगा हुआ है वो देश का झंडा है। हम्म, और वो आपको अनलेस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को नहीं मिलता। हरियाणा के अंदर ना, जैसे अब यू सी 10 साल होने वाले हैं इंडिया के अंदर, यू हैड अ फेयर अमाउंट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। 6 7 8 9 का दौर याद करके देखो, इस देश के अंदर हर जगह तो बम धमाके हो रहे थे, इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ था, इकोनॉमी को चलाने के लिए हम एनपीएस दिया करते थे, बम्बई ठीक। में धमाका हुआ, दिल्ली के अंदर धमाका हुआ। रिमेम्बर इट वाज द टाइम व्हेन हमारे घर वाले जैसे ये बोला करते कि भाई दिवाली पे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाओ, हम्म, हरियाणा वालों को बोला करते दिल्ली मत जाओ, दिल्ली में जाऊँ। कश्मीरी गेट मत जाओ, मेरा नहीं पता नहीं क्या हो जाए। We've come from that time and we've seen 10 years of some amount of stability and some remarkable peace, and as a consequence we see कि देश अलग अलग चीजों में सक्सेस पा रहा है। हरियाणा के अंदर कभी हुआ था ये? ठीक, कहीं ना कहीं हमेशा जूत बज रहे थे। जब हमने कंसिस्टेंसी देखी, जब हमने स्टेबिलिटी देखी, जब हमने देखा कि भाई हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जब हमें एक्सपोजर मिला, we burst it out like a volcano waiting to do that.
सही सही। और सान्याल साहब ने, संजीव सान्याल साहब ने एक ट्वीट किया था पिछले दिनों, जब शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप थी एथलेटिक्स की या एशियन चैंपियनशिप थी, तो इंडियन रिले टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था अभी शायद रिले, हीट रिले, हाँ हाँ हाँ, रिले रिले में ना। में। तो उनका इमेजिन, मतलब उन्होंने एक कैप्शन डाला था कि भाई व्हेन यू गेट योर सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस बैक, तो यू डू वी कैन ब्लेड, अनइमेजिनेबल। मतलब कुछ भी कर सकते हो ना फिर तो। मतलब हाँ, जब मेंटल रिस्ट्रिक्शन टूट गई कि नीरज गोल्ड ला सकता है, ये मतलब पीएम वहां जा रहा है, हर जगह बंदे लीड कर रहे हैं, तो मतलब हम क्यों पीछे हैं फिर? हम में क्या हम कमी है कि हम नहीं कर सकते? वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया। ठीक। तो वो इसरो जो ने बात, बिलीव करा कि वो जा सकते हैं, ठीक, हम्म, चंद्रयान लैंडिंग हो सकती है, हाँ हम बिलीव मतलब कर रहे हैं। एक के बाद एक चीज है ना, बिल्डिंग, यू आर बिल्डिंग अप टू समथिंग। एक और वो अब आपके हर एक सेक्टर के अंदर हो रहा है सर। और एक मैं पाकिस्तानी पॉडकास्ट सुनता हूँ, एक पाकिस्तान में करके पॉडकास्ट है, तो एक उजैर यूनिस साहब है, इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के, वो डीसी में बेस्ड है। सो ही केम टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग G20 और ही मेड अ पॉडकास्ट आफ्टर इट अबाउट इंडिया। मतलब ही वाज अ गुजराती मेमन, माइग्रेटेड टू कराची। तो वो इंडिया आए तो उनसे पूछा फिर भाई कि आपका इंडिया का इंप्रेशन क्या है, मतलब समिंग इट अप ना, कि हफ्ता भर इंडिया में रहे। तो उसने कहा यार मैं ना एक चीज देखता हूँ इंडिया में, कि जो मेरे को बाकी जगह मिसिंग लग रही है, कि जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है ना और एक एक्साइटमेंट है कि ये हम अपना टाइम आ गया है। मतलब कि अगले 20-25 साल ये जो है ना, ये मौका है। मतलब ये निकलने का ना, ये जो ये मिडिल इनकम इकोनॉमी है, लोअर इनकम इकोनॉमी स्ट्रैप से निकलने का, शूट अप करने का, और ये मौका है। और ये यहाँ के यूथ में आपको, मतलब पूरी कंट्री में एज अ होल, आपको ये एक एनर्जी सी दिखती है कि कुछ करना है, कुछ निकलना है, मतलब देश कुछ काम में लगा हुआ है। ये ऐसी एक देख चर्निंग चल। रुक, एक 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 ओवर आर्किंग और ये शैडो करती हुई ना हर जगह वो एक विगर है हम्म। जो इस जनरेशन के अंदर है। आप कहीं पर भी देखो, तो स्टेप आउट आपको हर कोई कुछ ना कुछ करता दिखेगा। ठीक है, जो कुछ हम्म। भी ना कर रहा होगा वो और भी कुछ कर रहा होगा, तो वो वीडियो अपने बनाने की कोशिश कर रहा होगा हाँ, शायद, जिसमें क्रिएटर मॉडल में मैं उसमें ये पिक कर जाऊं। तो हर जगह कुछ हो रहा है एंड वी आर, वही ना वो अमृत काल की जो बात कहते हैं, वो अमृत काल की बात करना, यार पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो या फलाने ढमकाने कोई भी बात बोलना चाहे ना, कोई बोले कि ब्रांडिंग है कुछ भी है, ये बहुत छोटी बात है। आप एक्चुअली ये सोच के देखो ना उसके बाद डीप सीटेड मैसेज क्या है। हम्म। द प्राइम मिनिस्टर इज अर्जिंग यू कि यार गेट बेटर, आप अपॉर्चुनिटीज अवेल करिए एंड पीछे नहीं रहना। So सही all of that is taking shape, and for the next 25 years, I think that's perhaps the direction that the country wants to take. सही सही, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और उम्मीद हमारी भी यही है कि हरियाणा इसी डायरेक्शन में, देश और हरियाणा जो है दोनों सेम पाथ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को। क्योंकि मैं अब जितना आपकी बातें सुनी है, पढ़ी है, तो हम मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है वो हमारा स्टेट है। तो हरियाणा और इंडिया, भारत की जो नियति है, उसकी किस्मत है, वो साथ जुड़ी हुई है और साथ चलेंगे। और दोनों का राइज एक तरीके से एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ में हो रहा है। तो थैंक यू अर्जुन भाई। आज नीरज चोपड़ा से बात शुरू करी थी और भारत पे खत्म कर रहे हैं। तो शायद ये राइज ऑफ हरियाणा, राइज ऑफ इंडिया की कहानी आज हमने कही है। राइज ऑफ नीरज चोपड़ा शायद अगले एपिसोड का इंतजार करेगा। नहीं, राइज ऑफ नीरज चोपड़ा भी ना आई थिंक हमें जल्दी से जल्दी रैप अप कर लेना चाहिए। ठीक है। बस एक तो एशियन गेम्स के अंदर हैं आप, हाँ, और ये चल दूसरा रहा है। ये है, मेरी इच्छा ये जरूर है कि जो भी पॉडकास्ट सुन रहे होंगे लोग, ये जब भी आउट हो, कि कितना अच्छा होगा ना कि नीरज 90 मीटर का मार्क क्रॉस कर ले। वो बचा हुआ है। फेडरेशन का वो बचा हुआ है। ठीक है, चलिए हाँ। करते हैं एंड लेट्स डू इट एट द सूनेस्ट। यस, बिल्कुल श्योर। ठीक है अर्जुन भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, इतना टाइम देने के लिए आज। थैंक यू वेरी मच सभी दर्शकों को और सभी आपके लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। राम राम। राम राम, राम राम अर्जुन, थैंक यू।